हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए लाइव टेस्ट जो कि इस वक्त टेक्स्ट बुक पर चल रहा है। आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड आउट मेगा लाइव टेस्ट के नाम से। ठीक है जी। तो आज एनटीपीसी के लिए काफ़ी सारे मॉक टेस्ट चल रहे हैं, 2-3 मॉक टेस्ट चल रहे हैं। तो कोशिश करेंगे जितने लगा सकते हैं उतने लगाए जाएं। बट अभी हम जिस मॉक टेस्ट को लगाने वाले हैं उसका नाम क्या है? आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड आउट मेगा लाइव टेस्ट। ठीक है जी। तो इस मॉक टेस्ट को आज हम लगाने वाले हैं। तो इससे पहले जो सीरीज़ चल रही थी इनकी, एक मैराथन ग्रेजुएट मैराथन मेगा लाइव टेस्ट करके एक सीरीज़ चल रही थी ना। तो उसके 3 टेस्ट अपलोड किए गए थे इनके द्वारा। तो वो तीनों टेस्ट हमने लगा लिए थे। तो अभी रिसेंटली जो हमने कल लगाया था टेस्ट नंबर 3, उसका देख लेते हैं हमारा क्या रहा था रिजल्ट इसी वीडियो में। तो ये जो हमने लगाया था टेस्ट नंबर 3, आप देख पा रहे हो? टेस्ट नंबर 3 कल लगाया था ना। उससे पहले टेस्ट नंबर 2 और फिर 1, ये तीनों टेस्ट हमने लगाए हुए हैं। ठीक है। इनके सॉल्यूशन अगर आप देखना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इन तीनों के सॉल्यूशन आप देख सकते हो। ठीक है ना। तो इस तीसरे का हम देख लेते हैं, बाकी दोनों का हम एनालिसिस देख ही चुके हैं। इस थर्ड वाले का एनालिसिस आप देख लीजिए क्या हमारा रहा है इसमें। बाकी इस टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस गलत थे और जो हमने स्किप किए थे, उनके जो आंसर्स हैं, करेक्ट आंसर्स जो हैं, वो इसी वीडियो के, जो इस वाले मॉक टेस्ट के, ये जो सेकंड थर्ड नंबर वाला मॉक टेस्ट है, इसका जो सॉल्यूशन वाली वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिए हैं। जाकर आप इसके गलत आंसर्स के सही आंसर देख देख सकते हो। ठीक है जी। बाकी इसको आप देख लो कि 10,000 बच्चों ने ये टेस्ट दिया था और हमारा स्कोर ये रहा था। अटेम्प्ट हमने इतना किया था। एक्यूरेसी और परसेंटाइल आप सभी देख सकते हो सामने। ठीक है जी। तो चलिए फिर आज के टेस्ट की तरफ चलते हैं। बाकी अगेन जो इस मॉक टेस्ट में गलत क्वेश्चंस हुए थे वो मैंने इसी वीडियो के, इस वीडियो मतलब जो इस मॉक टेस्ट थर्ड ग्रेजुएट मैराथन मेगा लाइव टेस्ट 03 की जो सॉल्यूशन की वीडियो है ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है मैंने कमेंट। वहाँ पे उसके जो भी क्वेश्चंस हमने स्किप किए हैं वो, और जो क्वेश्चन हमने गलत किए हैं उन सभी के आंसर्स मैंने वहाँ पे कमेंट में पिन कर दिए हैं। ठीक है जी। तो वहाँ पे जाके आप देख लेना। तो आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड आउट मेगा लाइव टेस्ट। ठीक है जी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। इसमें आप सीख क्या सकते हैं? अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरीके से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन आंसर तक पहुँचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट आंसर तक पहुँचेंगे, और इसी तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपका एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती हैं, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। स्टार्ट नाउ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जैसे ही मेरा ये मार्कर आता है, ये स्क्रीन पॉज होने के बाद मार्कर काम करता है। इस वजह से यहाँ पे ये टाइम आपको रुका हुआ दिखेगा। ये टाइम रुका हुआ नहीं है क्योंकि स्क्रीन पॉज हो चुकी है मार्कर की वजह से, इसलिए आपको ये टाइम रुका हुआ दिख रहा है। टाइम बैकएंड में चल रहा है। ठीक है ना। जैसे ही मैं इस मार्कर को हटाता हूँ टाइम वापस से आपको कंटिन्यू होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है जी। तो इस बात को आप कृपया करके दूसरे तरीके से ना लें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अगर आप क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करिए, इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़िए, हम इसको देखेंगे हिंदी में। ठीक है जी। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार डैश का अर्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 बी के तहत गठित स्वशासन की संस्था है। तो आर्टिकल नंबर 243, 243 बी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आता भी है पहले मॉक में भी चलो यार, लाइट ने झटका मार दिया था दोबारा से। ये लाइट हमारी बहुत परेशान कर रही है। ऐसा नहीं है कि भाग जाती है, बीच में झटका मारती है, 1 सेकंड बाद तुरंत आ जाती है। तो ये 5-6 मिनट हमारे ख़राब हो गए। जैसे ही टेस्ट शुरू किया था वैसे ये हो गया। तो पहला क्वेश्चन हमने देख लिया था, पंचायत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम थे। लेट्स सी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है ना। तो हम्म कैसे सीरीज बन रही है इनकी चेक करें। तो नीचे तो छोटा नंबर है तो ऐसे तो नहीं बन रही होगी। इधर देखें 84 126, तो हो सकता है ऐसे कोई सीरीज बन रही हो। तो इनको जोड़ के ये आ रहा है क्या? 40 50 और 6 56। 56 से ये आ रहा है क्या? नहीं। बट ये 14 तिया 42 मेरे को दिख रहा है और 14 छिक 84 दिख रहा है। तो क्या ऐसे कुछ लॉजिक हो सकता है क्या? 14 तिया 42 इंटू 3 और इंटू 6, 14 छिक 84, 21 तिया 63 और 21 छिक्के 126। बिल्कुल सही। पहले इंटू 3 कर रखा है, 8 तिया 24, फिर 8 छिंग
48, तो इंटू 6, तो 48। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए थोड़ा तेजी से चलते हैं, 4-5 मिनट तो खराब हो ही गई। हालांकि रिस्टोर हो जाता है वहीं से, जैसे मैंने ऑन किया ना इसको, तो वापस से जैसे पीसी बंद हो जाता है बीच में, तो आप दोबारा से शुरू करोगे तो वापस से रिस्टोर हो जाता है, जहाँ से बंद हुआ होता है ना क्रोम, तो वहीं से वो रिस्टोर हो गया। बट वो 2-4 मिनट तो एक्स्ट्रा खराब हो ही गई। यू से आर, इसमें ये सीरीज में बताना, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो यू से आर, आर से ऐसे एक सीरीज बनेगी, है ना। बट आप देखेंगे पहले इसमें सब में ओ है पहले, तो आप पहले वाला चेक ही मत करो, पहले नंबर पे क्या आएगा, पहले पे तो ओ आना है, तो आपको एनर्जी खराब नहीं करनी। सेकंड नंबर से चेक करो डायरेक्ट, पहले पे तो फर्स्ट पे तो ओ आना है भाई, सिंपल। ई से एच, तो ई FG H+3, HIJKLMN, तो +3 +3 हो रहा है, तो HIJK हो जाएगा, तो के आएगा, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ठीक है। आर से ओ, पीछे जाना पड़ेगा, तो बी से ई की तरफ चल लेते हैं, BCDE FGHIJK, +3 हो रहा है ना, तो ई के बाद क्या आएगा, FGH, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक मैग्नीशियम पट्टी को हवा में जलाया जाता है तो चमकदार डैश लौ जलती है। ये 3-4 बार ऑलरेडी मॉक में आया हुआ क्वेश्चन है और पहले एग्जाम में भी आ चुका है, ठीक है। मैग्नीशियम पट्टी को हवा में जब जलाया जाता है तो सफ़ेद कलर की लौ जलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनका मिलान करना है आपको। राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, तो फर्स्ट का सी होना चाहिए। और जैसे ही आपको फर्स्ट का सी पता चला, ये सारे ऑप्शंस खत्म हो गए, ठीक है ना। हालांकि बाकी सबके भी आसान ही होंगे। दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की, तो थर्ड का ए होना चाहिए, थर्ड का ए है। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, बिल्कुल सही। और रानड़े जी ने प्रार्थना समाज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, अगर आपको एक भी पता था उससे भी आप आंसर तक पहुंच जाते। प्रशस्तियों और भूमि अनुदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो प्रशस्तियों की रचना विद्वान ब्राह्मणों द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही बात है, और शायद ये पहले भी मौक में आया है। प्रशस्तियों की जो रचना थी, प्रशस्तियां क्या होती थी, प्रशंसा में लिखी जाती थी राजाओं के लिए, है ना। तो उसकी रचना ब्राह्मणों द्वारा की जाती थी। राजाओं ने अक्सर ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत किया, और जो ताम्रपत्रों पर दर्ज होते थे, बिल्कुल सही बात है। भूमि अनुदान, जो भूमि थी और जो पशु थे, वही मेन जो थे, वो क्या होते थे, दान के रूप में दिए जाते थे, ठीक है। तो भूमि का बहुत बड़ी मात्रा में अनुदान दिया जाता था। दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पी को एक वृत्ताकार ट्रैक का एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट लगते हैं, और आर को उसी चक्कर को पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं। यदि वे एक ही समय पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में 12:30 बजे चलना शुरू करते हैं, तो वे उसी दिन शुरुआती बिंदु पर किस समय मिलेंगे। मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट, तो शुरुआती बिंदु की बात चल रही है, स्टार्टिंग पॉइंट की बात चल रही है, ठीक है। तो जब शुरुआती पॉइंट की बात होती है तो आपको निकालना क्या होता है, LCM, है ना। जब सर्कल होता है, सर्कल पे एक ही पॉइंट से दोनों चलना शुरू कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये वापस से यहाँ पे कब मिलेंगे, इसके लिए आपको निकालना होता है इनका LCM, है ना। तो एक बंदा जो 12 मिनट में चक्कर पूरा करता है और एक 18 मिनट में चक्कर पूरा करता है, तो इनका LCM कितना आ जाएगा, तो 12 और 18 का एलसीएम कितना आ गया, 18 दूनी 36, तो 36 मिनट में वो कहाँ पे मिलेंगे, शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे, शुरुआती स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, ठीक है। तो 36 मिनट बाद वो शुरुआती बिंदु पर मिल जाएंगे, तो 12:30 अभी बज रहे हैं, तो 36 मिनट बाद यानी 1:06 पे वो मिल जाएंगे। और 1:06 जो है वो ऑप्शन में ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हर 36 मिनट में मिलेंगे, है ना, इस पॉइंट पे। तो अगेन दूसरी बार भी मिलेंगे, फिर 36 मिनट बाद मिलेंगे, तो 72 मिनट बाद दोबारा से उस पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। तो 2 बजे के बाद जाना है आपको, तो 12:30 के बाद 72 मिनट यानी कि 1:30 बजे के बाद, तो 2 बजे के बाद पहुंचना है आपको, तो अगेन एक बार और 36 मिनट बाद दोबारा तीसरी बार मिलेंगे, ठीक है। तो 36 दिया कितना हो गया, 108, तो 108 मिनट बाद भी वो दोबारा मिलेंगे। आप समझ रहे हो ना, मैंने कहा कि 36 36, हर 36 मिनट बाद वो मिलेंगे दोबारा उस पॉइंट पे, स्टार्टिंग बिंदु पे, ठीक है। 36 मिनट बाद का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर मैंने कहा भाई अगेन दोबारा से उसके 36 मिनट बाद भी मिलेंगे, तो 72 मिनट बाद भी वो मिलेंगे, फिर 72 मिनट का ऑप्शन नहीं है, फिर अगेन वो 36 मिनट बाद मिलेंगे, यानी 108 मिनट बाद मिलेंगे। तो लेट्स सी 108 मिनट का ऑप्शन है क्या, तो 30 मिनट इसमें से अगर मैं घटा दूं,
तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 78 मिनट बचेंगे, है ना। तो 1 बज गया, उसके बाद 2 बज जाएंगे, 60 मिनट इसमें से ले लेंगे तो 2 बज जाएंगे। यहाँ पे कितने बचे, 18 मिनट, तो यानी कि 2 बज के 18 मिनट पे भी दोबारा वो उस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। समझ पाए, आई होप कि आप समझ पाए होंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन। शीतल पेय में तेज स्वाद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल उत्तरदायी है। ये पहले भी मॉक में आया हुआ क्वेश्चन है, तब हमने शायद स्किप किया था, बट इसका सही आंसर देख लिया था तब हमने एनालिसिस में। तो फॉस्फोरिक जो एसिड होता है ये तेज स्वाद के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको ऐसे लिखा जा रहा है, इसको ऐसे लिखा जा रहा है, इसको कैसे लिखा जाएगा ये बताना है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले फर्स्ट से फर्स्ट का लिंक और फिर फर्स्ट से लास्ट का लिंक, बाकी सब चीज़ें बाद में, ठीक है। तो पी से जी, तो काफ़ी लेंथ, काफ़ी ज़्यादा गैप हो जाएगा। तो फिर फर्स्ट से लास्ट पे जाओ, PQR+2, LMN+2, UVW+2, MNO+2, तो +2+2 चल रहा है सब में, CDE बिल्कुल सही। तो फर्स्ट वाले से लास्ट पे +2 हो रहा है, तो यहाँ पे T से लास्ट पे क्या हो जाएगा, UV हो जाएगा बिल्कुल। उसके बाद RST हो जाएगा बिल्कुल ठीक है, IJK हो जाएगा, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ठीक है। उसके बाद BCD हो जाएगा, तो ये ऑप्शन रह गया, ये ऑप्शन खत्म, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक TH का ससुर है के संबंध को दर्शाता है। तो भाई T जो है वो ससुर है H का, तो आप ये देख लीजिए कि T जो है वो पुरुष है, तो T पुरुष किस ऑप्शन में दे रखा है ये देख लेते हैं एक बार। L AB की पुत्री है, तो ये पुत्री है T की, तो पुरुष हो सकता है, ठीक है। P AB का पिता है, तो AB का पिता है, तो ये भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। AB का पिता है, यहाँ पे भी पुरुष हो सकता है। AB की पुत्री है, तो AB की पुत्री है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो चारों तरफ ये T जो है वो पुरुष होगा, तो अब सबको डायग्राम को बना के ही देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखें डायग्राम को बना के, H %J, तो BA का पति है। तो वैसे सभी ऑप्शन में सेम दे रखा है, तो इसको ना देखते हुए चलेंगे, ज़्यादा डायग्राम बनाएंगे नहीं, एक ही डायग्राम से काम हो जाना चाहिए। BA का पति है, तो J जो है ये पति है किसका, A का, यानी कि H का पति है, तो H पत्नी हो गई, ठीक है। JNP का मतलब क्या है, AB का भाई है, तो AB का भाई, यानी कि J जो है वो भाई है किसका, P का, ठीक है। JP का भाई है, ठीक है। P और इस साइन का मतलब क्या है, AB का पिता है, तो P पिता है किसका, B का, यानी कि L का पिता है, ठीक है। L#T का मतलब है AB की पुत्री है, तो L जो है वो पुत्री है T की। तो H तो कहीं से कहीं तक, T जो है कहीं से कहीं तक H का ससुर नहीं है ना, तो H के ससुर के लिए ऊपर आना चाहिए T को, पर T तो यहीं कहीं आएगा, तो ये तो ऑप्शन पहला वाला गलत हो जाएगा। सेकंड में देखो, जहाँ तक सेम है वहाँ तक सेम रहने दो। H% J, ठीक है। J के बाद L, तो P की जगह L बना दो यहाँ पे, ठीक है। L के बाद क्या है, #P, तो A B की पुत्री है, तो L जो है वो पुत्री है किसकी, B की, यानी कि P की पुत्री है, तो L P की पुत्री है, ठीक है। P और इस साइन का मतलब क्या है, A B का पिता है, तो P जो है वो पिता है T का, तो T अगेन नीचे आ जाएगा, बट T को तो ऊपर आना चाहिए ना ससुर होने के लिए इसका, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो जाएगा। सेकंड में जहाँ तक सेम है वहीं तक रहने देंगे, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। L तक सब सेम है, ठीक है। L#T का मतलब क्या है, P की जगह T आ जाएगा, है ना, सब कुछ सेम है तो P की जगह T आ जाएगा, ठीक है। T और इसका मतलब क्या है, हम्म A B का पिता है, तो T जो है पिता है P का, तो P इनका कोई भाई बहन होगा, ठीक है। तो H का ससुर, तो T जो है वो H का ससुर है क्या, बिल्कुल। J का पिता है ये T, तो H का ससुर है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हर एक के लिए अलग अलग डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, जहाँ तक सेम है वहाँ तक रहने दो, बाकी नई चीज़ें लिख लो। तेजी से चलेंगे थोड़ा, टाइम को देखते हुए। कुछ ईंटें धातु हैं, तो कुछ ईंटें, ये ईंट हैं कुछ, और ये धातुएं हैं, ठीक है। सभी धातुएं चमकदार हैं, तो ये सारी धातु क्या है, चमकदार हैं। कोई चमकदार वस्तु तैर नहीं सकती, तो कोई चमकदार वस्तु जो है वो तैर नहीं सकती, ठीक है। कुछ धातुएं तैर सकती हैं, तो कुछ धातुएं तैर सकती हैं क्या, धातु का और तैरने का कोई कनेक्शन है क्या, डायरेक्ट डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। और वैसे भी जब कोई चादर नहीं तैर सकती तो धातु भी नहीं तैर सकती, सिंपल सी बात है।
कोई ईंट तैर नहीं सकती, कोई ईंट नहीं तैर सकती क्या? ईंट का और तैरने का डायरेक्ट कनेक्शन है क्या? नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। कुछ ईंटें चमकदार हैं, तो कुछ ईंटें चमकदार हैं क्या? बिल्कुल ये वाली चमकदार है, तो ऑप्शन नंबर केवल 3, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन दे रखा है, फिर धारणाएं दे रखी है। 5 दिवसीय साप्ताहिक कार्य कर्मचारियों के तनाव को कम करेगा। कर्मचारी हमेशा स्वयं की समस्याओं के कारण तनावग्रस्त रहते हैं, ऐसा इस कथन में कहीं से कहीं तक नहीं कहा गया। 5 दिवसीय सप्ताह कार्य का नया वैश्विक प्रचलन है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। आजकल ये चल रहा है, इसी वजह से चल रहा है क्योंकि कर्मचारियों के तनाव को कम करेगा ऐसा माना जाता है। ठीक है, और शायद ये पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो सेकंड वाला तो ठीक है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला इन्होंने क्वेश्चन में? अगेन सेम क्वेश्चन है, शायद पहले भी पिछले कल वाले मॉक में भी आया था शायद ये। तो ऊपर दे रखा है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब ऊपर दे रखा है, नीचे दे रखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और बीच में ए इंटू बी दे रखा है ना। हाँ, एक के बाद पॉइंट बढ़ गया तो ए भी दे रखा है। तो ए की क्यूब प्लस बी की, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी। ठीक है, और यहाँ पे होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ ऊपर दे रखी है। ठीक है, और नीचे क्या दे रखा है? केवल ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये इससे ही कट जाएगा, तो बचेगा क्या? खाली ए माइनस बी। तो ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? 82। 82 ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने औरंगजेब के शासन के पहले 10 वर्षों के लिए आलमगीरनामा को तैयार किया था आपका? ये किया था शायद मोहम्मद काजिम ने। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आई थिंक। चलिए, इसने क्या बोला? एक्स एम से प्रत्यक्ष रूप से, और एक बार कलर चेंज कर लेते हैं इसका। हाँ, एक्स एम से प्रत्यक्ष रूप से और एन के वर्ग से व्युत्क्रमानुपाती व्युत्क्रमिक रूप से परिवर्तित होता है। एक्स एम से प्रत्यक्ष रूप से और एन के वर्ग से व्युत्क्रमित रूप से परिवर्तित होता है। ठीक है, एम और एन क्रमशः 2, 7 और 2 हैं, तो एक्स का मान 35 है। जब एम और एन 11 और 4 होंगे तो एक्स का मान क्या होगा? एक्स एम से प्रत्यक्ष रूप से और एन के वर्ग से व्युत्क्रमित रूप से परिवर्तित होता है। तो अगर मैं कहूँ कि एक्स जो है एम से तो प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित होगा, तो एक्स बराबर कोई मल्टीपल होगा एम का, है ना। प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित हो रहा है ना, अगर एक्स 2 है तो एम कितना हो सकता है? इसका कोई ना कोई मल्टीपल ही होगा। ठीक है, और एन से तो एक्स बराबर एन से किस प्रकार से और बोला है ना, तो यानी कि एन से किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है? एन के वर्ग से व्युत्क्रमिक रूप से। तो एन का वर्ग होगा एन स्क्वायर, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? उल्टा। तो के का मल्टीपल अपॉन में एन का स्क्वायर, है ना। मल्टीपल मतलब इसका कोई मल्टीपल ही तो होगा जिससे संबंधित है। तो हमने मान लिया वो के मल्टीपल है इसका। और इसके व्युत्क्रमिक रूप से, ये पहले भी आया है शायद किसी टेस्ट में आया है, बट अभी तो ये नया क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम बाद में देख रहा हूँ उसको, काफ़ी काफ़ी टाइम पहले देखा था ये सेम क्वेश्चन। एक्स जो है वो एन के वर्ग के व्युत्क्रमिक रूप से परिवर्तित है, तो एक्स बराबर हो जाएगा एन के वर्ग का व्युत्क्रम। तो एन का वर्ग हो गया एन स्क्वायर, इसका व्युत्क्रम मतलब इसका रेसिप्रोकल उल्टा इसका, तो ये हो गया। और इसका कोई ना कोई मल्टीपल होगा, हमने कहा के मल्टीपल होगा। ठीक है, तो अब इसने बोला एक्स 35 है, एक्स 35 है जब एम कितना है? एम 7 है और एन 2 है, तो एम कितना है? 7। तो हमने कहा के का मल्टीपल इंटू एम कितना है? 7 इंटू, दोनों से संबंधित है ना। इससे कैसे संबंधित है वो? 1 अपॉन में एन स्क्वायर, तो 1 अपॉन में एन स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। ठीक है, तो के का मान निकल आएगा हमारे यहाँ। ये 4 चला गया इधर मल्टीप्लाई में, ये 7 आ गया नीचे, तो 7 पंजे 35, 5 चौक 20, के का मान आ गया 20। ठीक है, तो के की वैल्यू अगर 20 आ गई तो अब आपको देखना है एम अगर 11 है एन 4 है तो कैसे निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रख दो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? एम कितना है? के इंटू एम, तो के कितना है? 20 इंटू एम कितना है? 11 इंटू 1 अपॉन एक का इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 1/16। ठीक है, तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो 55/4, 4 एकम 4, एक बचा,
तो 4 तिया 12, 3 बचा, 4 7 28, 4 5 20, 13.75। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई थिंक यही होना चाहिए। बाकी हो सकता है अगर थोड़ी छोटी मोटी अगर मिस्टेक हो गई हो तो उसको देख लेंगे बाद में, काफ़ी टाइम बाद आया ये क्वेश्चन, ऐसे ही होता है बाकी तो। बाकी किसी भी क्वेश्चन में अगर छोटी मोटी कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो फ्लो फ्लो में कई बार हो जाता है। जैसे मैंने 2 दूनी 6 बोल दिया कई बार गलती से, है ना, या मैंने एक बार बोल दिया था एग्जाम में कि 1 लाख का 1% 1,000 होता है। तो वो सब चीज़ें फ्लो फ्लो में कई बार निकल जाती है, तो उसको आप मुझे माफ़ कर दिया करिए। ठीक है, सभी पी जी हैं, तो सारे पी जो हैं ये जी हैं, कुछ जी बी हैं, इनमें से कुछ जी जो हैं वो बी हैं, सभी बी सी हैं, तो ये सारे बी जो हैं ये सी हैं। ठीक है, सभी पी के सी होने की संभावना है, तो सारे पी सी हो सकते हैं क्या? संभावना तो हो सकती है आई थिंक। कुछ पी बी हैं, तो कुछ पी जो है वो बी हैं क्या? ये 100% ट्रू है क्या? नहीं, ये तो गलत होगा। कुछ सी जी हैं, तो कुछ सी जी हैं क्या? कुछ सी जी हैं क्या? कुछ सी जी हैं, बिल्कुल सही है। हम्म, हम्म। कुछ जी पी हैं, कुछ जी पी हैं क्या? बिल्कुल ये भी ठीक है। लेकिन इन्होंने बोला है कि अनुसरण नहीं करता, 1 2 3 4 में से कोई एक अनुसरण नहीं करता, तो सेकंड वाला अनुसरण नहीं करता 100%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अगेन मैं कह रहा हूँ कि मेरे से मिस्टेक्स हो सकती हैं, इसके जो भी अगर कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं तो वो हम बाद में जब इसका एनालिसिस आएगा प्रॉपर तो उसमें हम देख लेंगे कि हमसे कहाँ गलती हुई है और उसका सही आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, भाई इसमें इन सब की जगह, इन साइन की जगह कोई ना कोई वो आएगा, प्लस माइनस इंटू ये सब आएगा। तो 8 इस डॉलर के साइन का मतलब क्या है? +14। एट द रेट का मतलब क्या है? ×5। हैशटैग का मतलब क्या है? -56। परसेंटेज का मतलब क्या है? /7। ठीक है, तो 8 + 14 × 5 = 70, -7 × 8 = 56। तो 8 से 8 खत्म, 70। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? तो देखें भाई, कोई सीरीज बन रही है क्या? बीच वाला कहाँ चला जा रहा है? ऊपर चला जा रहा है, यहाँ पे आ गया ना इस सीरीज में। तो ये ट्रायंगल ऊपर चला गया, तो अगेन ये जो चीज़ है बीच वाली ये ऊपर आ जाएगी यहाँ पे। तो इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, तो ये खत्म, ये खत्म। ठीक है, अब इन दोनों ऑप्शन में देख लो अलग क्या चीज़ है। ये ऊपर वाली चीज़ को देख लेते हैं कोने में जो अलग है। तो ये कोने में कोई चीज़ आ रही है, कौन सी चीज़ आ रही है कोने में? ये फर्स्ट वाली चीज़ कोने में आ जा रही है, यहाँ पे आ गई। ये फिर से कोने में आ जा रही है, अब यहाँ ट्रायंगल कोने में आ जाएगा, तो ट्रायंगल कोने में पहले ऑप्शन में है, ये भी खत्म। ऑप्शन नंबर वन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मदिरा से भरे एक बर्तन से 8 लीटर मदिरा को निकाल लिया जाता है और फिर उसे पानी से भर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को अतिरिक्त 3 बार किया जाता है। बर्तन में शेष मदिरा और कुल मात्रा का अनुपात इतना है, तो बर्तन में कितने लीटर मदिरा थी? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। क्या बोला इसने कि एक बर्तन से 8 लीटर मदिरा निकाल ली और उसमें पानी डाल दिया। इस प्रक्रिया को 3 बार और किया गया, यानी कि पहले तो एक बार किया गया फिर प्लस 3 बार और किया गया, यानी 4 बार इस प्रक्रिया को टोटल किया गया। बर्तन में शेष मदिरा और कुल मात्रा का अनुपात, तो अब जो मदिरा बची है वो 16 है और उसमें शेष मात्रा कितनी है? 81 है। ठीक है, प्रारंभ में मदिरा, प्रारंभ में बर्तन में जो थी वो कितने लीटर मदिरा थी ये बताना है। अगर वो ये बता देता कि टोटल इतना लीटर मिश्रण था उसमें से 8 लीटर निकाल दिया तो ये इजीली हो जाता, है ना। अभी इसने बताया नहीं शुरुआत में टोटल कितना था। तो भाई अगर मैं इसको सोचने की कोशिश करूं तो 4 बार प्रोसेस किया गया ना, तो 2 की पावर 4 है, ये 3 की पावर 4 है। तो 1 लीटर 1 यूनिट निकाला गया 8, पहले 3 8 या 24। सी अब भी होना चाहिए। बहुत सही, बेहतरीन। हम काफ़ी लंबे मेथड से बच गए। अभी हमें क्या करना पड़ता है? एक्स मानना पड़ता है इसको, लीटर को मिश्रण को एक्स मान लेते हैं, फिर एक्स में से 8 निकाल देते हैं हम, है ना, और अपॉन में टोटल। इस प्रक्रिया को हम 4 बार करते हैं। बट एक चीज़ सोचने की कोशिश करो आप, एंड में मदिरा कितनी बची है? 16, और टोटल कितना है? 81। जब इस तरह से किया जाता है कि आपने 8 लीटर मदिरा निकाल ली और पानी डाल दिया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो अगर मान लो इसने बोला कि भाई 20 लीटर टोटल मिक्सचर था, उसमें से 8 लीटर आपने निकाल लिया, तो भाई 8 लीटर निकाल लिया तो 12 बचा 20 में से, है ना। ये प्रक्रिया एक बार हो गई। जब दूसरी बार अगेन ये प्रक्रिया होगी ना, तो इस मिक्सचर का अगेन इतना ही रेशियो बचेगा, 12/20।
फिर इसके साथ अगेन ये वाली प्रक्रिया होगी तो इसका भी 12/20 बचेगा इस तरीके से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब 4 बार ये प्रक्रिया की जा रही है तो ऊपर वाली जो संख्या है, ये जो मदिरा वाली संख्या है 16, ये किसी न किसी संख्या का 4 बार मल्टीप्लाई करने पे आया होगा, सेम संख्या का, है ना। तो ये 2 का मल्टीप्लाई करने पे आया, नीचे टोटल लिखते हैं ना, टोटल में से ऊपर कितना बचा मदिरा का, ये है ना। 20 लीटर में से मैंने 8 लीटर मदिरा निकाली तो 12 लीटर बची मदिरा 20 में से, है ना। तो ऊपर मैंने मदिरा का रेशियो देखा कितना दे रखा, मदिरा टोटल 16 है। तो मैंने कहा भाई 4 बार प्रोसेस करने के बाद ये आई है मदिरा, तो 2 की पावर 4 के रूप में लिख सकता हूँ ना इसको, 16 को, बिल्कुल। और इसको किसकी पावर 4 के रूप में लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4 के, 3 3 9, 9 में 81। तो ये 3 × 3 ऐसे किया होगा, है ना। तो यानी कि जब पहली बार मदिरा निकाली गई 8 लीटर, तो वो जो मिक्सचर था वो 2/3 बचा, मदिरा जो थी उसमें 2/3 बची। यानी कि 3 अगर मदिरा थी तो उसमें से मैंने 1 यूनिट निकाली, अब 2 ही मदिरा बची। अगेन जब सेम प्रोसेस अगली बार किया जाएगा तो फिर से 2/3 बचेगी, फिर से 2/3, ऐसे 4 बार किया गया। तो यानी 3 में से 1 यूनिट मैंने निकाली, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8। 8 लीटर निकाली थी ना एक्चुअली में, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 8 है तो 3 यूनिट टोटल मदिरा थी, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 24। ये सबसे शॉर्टेस्ट वे मुझे ऐसा लगता है कि इससे छोटे तरीके से आप नहीं कर सकते, काफ़ी लेंदी हो जाएगा अगर एक्स वैक्स मानोगे तो। ठीक है ना। चलिए, एक दुकानदार 800 रुपये में अंकित मूल्य पर 15% और 20% की दो क्रमिक छूट की अनुमति देता है, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो भाई 800 रुपये है, मेरे को पहले 15% की छूट मिली। अब इसका जरूरी थोड़ी सक्सेसिव ही निकालो, सक्सेसिव निकालोगे पॉइंट में कुछ आएगा, फिर उसका उतना परसेंट निकाल के उसमें से माइनस करोगे। सिंपल तरीका रखो ना, 15% की छूट दी, और 15% मतलब 15/100, यानी कि 5 × 15, 5 × 10, तो 20 पे 3 रुपये की छूट दी, तो मैंने इसको 17/20 में बेचा, है ना। 85% पे बेचा इसके। फिर 20% की दोबारा से छूट दी, तो 20% होता है 1/5, 5 रुपये पे 1 रुपये की छूट देनी, यानी 4/5 में बेचा। ठीक है, तो 1 0 से ये 1 0 खत्म, 2 से ये कितनी बार में गया, 2 चौक 8, 5 से कितनी बार में गया, 8 बार में। तो ये कितना हो गया, 8 चौक 32, और 17 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34, 17 ते 51 और 3 54, तो 544 रुपये में इसने बेचा होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 77 लीटर के मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 3:4 है। अगेन मिक्सचर का क्वेश्चन। यदि इस अनुपात को 3:5 में बदल दिया जाता है, तब मिश्रण में मिलाए गए अतिरिक्त जल की मात्रा ज्ञात कीजिए। 77 लीटर मिश्रण है, दूध यानी कि मिल्क और वाटर का रेशियो है 3:4। इस अनुपात को 3:5 में बदल दिया, 5 से बदल दिया, तो 3:5 कर दिया इसको। तो मिलाएगा अतिरिक्त जल, तो एक्स्ट्रा जल कितना मिलाएगा भाई, देखो दूध से तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुई बिल्कुल। वाटर कितना एक्स्ट्रा मिला दिया, 1 यूनिट एक्स्ट्रा मिला दिया, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 4 और 3 7, पहले टोटल मिक्सचर 7 यूनिट है, और 7 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 77, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 11। तो 1 यूनिट वाटर मिलाएगा, यानी कि 11 लीटर वाटर मिला है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा तेजी से चलता है ना, टाइम को देखते हुए। एक लड़का इतने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, इतने मिनट की देरी से स्कूल पहुंचता है, गति बढ़ाकर इतने किलोमीटर प्रति घंटा कर दी, और इतने मिनट पहले स्कूल पहुंच गया। सेम क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं अगेन। जब डिस्टेंस सेम होता है ना, तो आप स्पीड का रेशियो लिख लीजिए। तो वो अपने कहाँ से जा रहा है, घर से स्कूल तक पहुंच रहा है बार बार, बस स्पीड अलग अलग है। तो वो पहले 16.5 की स्पीड से जाता है, बाद में वो 33 की स्पीड से जाता है। ठीक है, ये स्पीड का रेशियो है। तो स्पीड का रेशियो निकालने, यहाँ पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे। तो 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 11 तिया 33, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो उसकी स्पीड का रेशियो 1:2 है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। यानी कि पहले जब वो 1 की स्पीड से जाता है तो 2 टाइम लगता है, फिर 2 की स्पीड से जाता है तो 1 टाइम लगता है। ठीक है, तो पहले की तुलना में अब उसे कितना टाइम कम लग रहा है, 1 यूनिट टाइम कम लग रहा है ना। और एक्चुअली में कितना टाइम कम लग रहा है, पहले की स्पीड से वो 10 मिनट लेट पहुंचता था, अब वो 10 मिनट पहले पहुंच गया, 10.5 मिनट। ठीक है, तो यानी कि अब की स्पीड से उसने पहले 10.5 मिनट की देरी को कवर किया, और फिर 10.5 मिनट जल्दी भी पहुंच गया। तो यानी कि कितने मिनट का उसने टाइम का गैप बना दिया, 10.5 दूनी 21 मिनट का। ठीक है, समझ पाए बात को। पहले वो इस स्पीड से लेट पहुंचता था 10.5 मिनट, तो अगली स्पीड से 10.5 मिनट जल्दी पहुंच गया। तो भाई पहले तो 10.5 मिनट लेट जो पहुंचता था उस टाइम को कवर किया उसने, फिर उसके बाद वो 10.5 मिनट जल्दी भी पहुंच गया, तो इसने कितना टाइम कवर कर लिया, 21 मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट ये यहाँ पे 2 टाइम में पहुंच रहा था, यहाँ पे 1 टाइम में पहुंच रहा है, तो कितने कम टाइम में पहुंच रहा है, 1 यूनिट कम में। और एक्चुअली में 21 मिनट कम में पहुंच रहा है वो।
तो 1 मिनट की वैल्यू 21 दे रखी है, पूछा गया इसने स्कूल पहुंचने का सही का समय क्या है। तो जब वो यहाँ पे पहुंच रहा है 21 मिनट में, जब वो दूसरी बार पहुंच रहा है 21 मिनट में, वो तो 10:30 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। तो 21 मिनट में पहुंचने पर 10:30 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो सही टाइम क्या होगा? 10:30 मिनट, इसमें अगर मैं जोड़ दूं तो 31.5, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमोनिया किस आणविक सूत्र वाला एक यौगिक है? अमोनिया का सूत्र NH3। ऑलरेडी आया हुआ भी क्वेश्चन है ये। क्या बोला इन्होंने भाई? राहुल, बिंदु आर से चलना शुरू करता है तो जो बिंदु टी के 16 मीटर पश्चिम में है। तो भाई कोई बिंदु टी है, इसके 16 मीटर पश्चिम में कौन सा बिंदु है? आर है। ठीक है, 16 मीटर पश्चिम में। ये कह रहा है आर से चलना शुरू करता है, बिंदु आर से वह 20 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो आर से वो 20 मीटर दक्षिण की ओर चला। दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, तो अगेन यहाँ से दाएं मुड़ेगा और 10 मीटर चलेगा। फिर वह दाएं मुड़ता है और 6 मीटर चलता है, तो अगेन वो दाएं मुड़ा और 6 मीटर चला। ये 10 इसका है। ठीक है, दाएं मुड़ा और 6 मीटर चलता है और सी पे रुक गया, जाके यहाँ पे सी पे रुक गया है। ठीक है। गौरव बिंदु ए से चलना शुरू करता है जो बिंदु टी के 8 मीटर दक्षिण में है, तो टी से 8 मीटर दक्षिण, देखो यहाँ तक ये ना 20 है। इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये जो है ना यहाँ तक ये 20 है पूरा। तो ये कह रहा है कि ए जो बिंदु है वो टी के दक्षिण में 8 मीटर है, तो 8 मीटर ऐसा रखना कि 20 से नीचे मत चले जाना, तो 8 मीटर यहाँ पे कौन है? ए है। ठीक है। ए से वह 10 मीटर पूर्व की ओर चलता है, तो 10 मीटर पूर्व की ओर यहाँ पे चलना है, 10 मीटर पूर्व की ओर। दाएं मुड़ता है और 6 मीटर चलता है, तो दाएं मुड़ेगा तो 6 मीटर चलेगा, तो 8 मीटर ये हो गया, 6 मीटर ये हो गया। तो यानी कि अभी भी वो यहाँ पे कितना गैप रह गया? टोटल 20 है तो नीचे 6 रह गया। ठीक है, यानी इसके सामने आ गया वो एकदम। 8 ये 6 ये, तो 14 डिस्टेंस कवर कर लिया इसने, नीचे 6 रह गया। ठीक है। ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 26 मीटर चलता है, तो दाएं मुड़ के इधर की साइड राइट मुड़ेगा तो 26 मीटर, 10 तो ये हो गया और 16 ये हो गया, 26 मीटर चलता है तो यहाँ पे पहुंच गया वो। ठीक है। बिंदु बी पर रुक जाता है, तो अभी यहाँ पे बी पे रुक गया। बिंदु सी और बी के बीच में बीच की दूरी बतानी है, तो सी और बी के बीच की दूरी कितनी है? सी और बी के बीच की दूरी 10 है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे करते जाइए। अखिल 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से अपने घर से कार्यालय एक कार से चलता है, 10 मिनट पहले कार्यालय पहुंच जाता है। सेम क्वेश्चन, कितने दोगे भाई? लेकिन एक दिन कार में किसी समस्या के कारण वह 30 की औसत गति से गाड़ी चला सका और 10 मिनट देरी से कार्यालय पहुंचा। देखो भाई, पहले स्पीड थी 50, बाद में स्पीड होगी 30। ठीक है, रेशियो कितना हो गया? 5 और 3। तो ये स्पीड का रेशियो, टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 3 और 5। पहले 3 टाइम में पहुंच जाता, 5 टाइम में, तो पहले वो कितना 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा था, अब वो 10 मिनट लेट पहुंच जा रहा है, तो अगेन 20 मिनट कवर कर लिया इसने। तो 3 से 2 यूनिट ज़्यादा लग रहा है इसको टाइम, तो 2 यूनिट की वैल्यू 20 दे रखी है। तो भाई 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 30 हो गई, 5 यूनिट की 50 हो गई। बोल रहा है उसका कार्यालय घर से कितनी दूर है? जब वो 50 की स्पीड से जाता है ना, तो उसको 30 मिनट लगते हैं, तो 1 घंटे में 50 चलता है, तो 30 मिनट में पहुंच जाता है, यानी कि 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है वो। 50 की स्पीड यानी कि 1 घंटे में 50 चल सकता है, तो वो आधे घंटे में पहुंच जा रहा है। तो यानी कि 25 किलोमीटर चल रहा है ना वो आधे घंटे में, तो 25 किलोमीटर उसकी स्पीड होगी, वो सॉरी डिस्टेंस होगा। एक दुकानदार छूट के लिए दो योजनाओं की घोषणा करता है। पहली योजना में इतने की क्रमिक छूट दी जाती है, दूसरी योजना में इतने की क्रमिक छूट दी जाती है। कौन सी योजना में अधिक छूट देता है और कितनी देता है ये बताना है। तो आपको पता है सक्सेसिव क्या होता है? x+y माइनस x+y-xy/100। तो x+y कितना हो गया? 30 माइनस x×y 200/100, 2 हो गया, तो इसमें तो मिल रही है 28%। किस में? पहली वाली में। सेकंड वाली में कितनी मिल रही है? 30 माइनस 15 का स्क्वायर 225, तो 2.25 माइनस करेंगे इसमें, तो इसमें मिल रही है भाई 27.75। ठीक है, बी वाली में, दूसरी वाली योजना में। तो बोल रहा है किस में अधिक छूट मिलती है? तो पहली वाली योजना में अधिक छूट मिलती है, और 0.25% अधिक छूट मिलती है पहली योजना में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करती है, यह मुड़ जाती है और बृहत्तर मोड़ का निर्माण करती है, जिसे डैश के रूप में जानते हैं। मैदान में प्रवेश करके क्या बनाती है? विसर्प बनाती है ना। ऑप्शन नंबर डी। ज्योग्राफी आपने पढ़ी होगी अच्छे से। चलिए, एक कार 60 किलोमीटर की 4 समान दूरियां तय करती है। कलर चेंज कर दें।
दूरी के इन हिस्सों की यात्रा करते समय कार की चाल इतनी 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 थी भाई। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल कितनी थी? औसत चाल होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है। वो 60-60 मीटर की चार दूरियां चल रहा है, तो वो टोटल 6 चौक 24 240 मीटर चल रहा है, किलोमीटर चल रहा है ना। 60-60 किलोमीटर की चार दूरियां चलता है, टोटल वो 240 चलता है। ठीक है। पहली वाली जो 60 किलोमीटर की 60 किलोमीटर की दूरी उसने तय की, उसमें 15 की स्पीड थी उसकी, यानी वो 1 घंटे में 15 किलोमीटर चल सकता था। तो 60 किलोमीटर वो कितने घंटे में चल रहा होगा? 4 घंटे यहाँ पे लग गए इसको। ठीक है। 15 की स्पीड से 60 किलोमीटर को तय करने में 4 घंटे लगेंगे ना। ठीक है। 30 की स्पीड से दूसरी वाली तय की, यानी कि 2 घंटे लग गए, 30 दूनी 60। फिर 45 की स्पीड से इसको तय किया गया, तो 60/45 कितना हो गया? 4/3 टाइम लगा इसको यहाँ पे, 4/3 घंटे लगे इसको। प्लस 60 की स्पीड से 60 किलोमीटर तय करेगा तो 1 घंटा लगा। तो ये कितना हो गया? 4 और 2 6 और 1 7। तो इसको मैंने लिख दिया 7 पूरा, है ना, जोड़ के। तो ये कितना हो गया? 7 या 21 और 4 25/3 हो गया। और ये 3 ऊपर चला गया, और नीचे बचा केवल 25। ठीक है। तो 5 पंजे 25, 5 चौका 20, 5 अट्ठे 40, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12 13 14/5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 28.8। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। छोटी सी कैलकुलेशन करनी थी बस। बत्तू का ब- बतुकम्मा और बोनालू निम्नलिखित राज्य से राज्य के त्योहार है। तो बतुकम्मा तो आई थिंक सभी लोग जानते हो, आपने भी देखी होगी शॉर्ट्स, है ना। एक गुरुजी। तो बतुकम्मा जो है वो तेलंगाना का डांस है, ये तो सबको पता होगा। आई थिंक भारत का कोई बच्चा होगा जिसको ये ना पता हो। जलडमरू मध्य भूमि की एक विभाजित पट्टी जो दो भूभागों को चिन्हित करती है। जलडमरू मध्य यानी कि ये जो वाटर वाला है ना, वाटर की बात चल रहा है, वाटर की बात चल रही है स्ट्रेट। ठीक है। जो जलडमरू मध्य होता है, जो दो बड़े बड़े जल निकाय होते हैं, जैसे मैंने कहा कि एक ये जल निकाय है। ठीक है। एक ये जल निकाय है कोई, है ना। और ये मान लो ये पूरा जल निकाय है, इसको बहुत छोटा सा एरिया, ये जल का एरिया छोटा सा एरिया, बहुत छोटा, ये इन दोनों को जोड़ रहा है, तो इसको कहते हैं स्ट्रेट, जल संधि। ठीक है। तो ये कह रहा है विभाज भूभागों को चिन्हित तो नहीं करती है। स्थल डमरू मध्य सेम वही चीज, बड़ी वाली दो बड़े स्थलों को एक छोटा सा संकीर्ण भाग जोड़ता है। ठीक है। तो ये कह रहा है दो बड़े निकायों को जोड़ना, उल्टा लिख दिया इसने, ये दोनों ही गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। पल्लवों के शिलालेखों में निम्नलिखित में से किसे वाणिज्यकर्ताओं के संगठन के रूप में जाना जाता है? काफी बार आया हुआ क्वेश्चन। वाणिज्यकर्ताओं के संगठन के रूप में जाना जाता है नगरम को। ठीक है। पूर्व भी पूछा जा चुका है, सभा भी पूछा जा चुका है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। भगत सिंह और बी के दत्त, बटुकेश्वर दत्त ने किस वर्ष केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? अप्रैल 1929 में। ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। फ्यूज तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये भी किसी मॉक में आया हुआ है पहले ऑलरेडी। हालांकि साइंस के क्वेश्चन में कई बार मॉक के सॉल्यूशन में भी नहीं देखता हूँ, बट ये थोड़ा सा इजी से ही क्वेश्चन था। फ्यूज का जो तार होता है ना, उसके संबंध में क्या था कि इसका गलनांक जो होता है वो तो उच्च होता है, नहीं कम होता है, गलनांक कम होता है, और इसकी जो चालकता होती है वो उच्च होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। मटकी किस राज्य का है भाई? सबसे ज्यादा बार आ चुका है मटकी, तो मध्य प्रदेश का है मटकी। ऑप्शन नंबर कौन सा था ये, जो भी था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मक्का को मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही। मक्का जो मध्यम तापमान में किया जाता है। जलोढ़ मृदा जूट के लिए अनुकूल होता है और इसके लिए उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु। बिल्कुल सही बात है। जूट के लिए उच्च तापमान, जो भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु, इसीलिए बंगाल की साइड में, पश्चिम बंगाल की साइड में आपने सुना होगा इसका ना, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो ये भी सही है, दोनों ही सही है मेरे हिसाब से। तो पहला क्या था? हाँ, दोनों सही है। एक त्रिभुजाकार भाग की भुजाएं इसके अनुपात में है, इसका परिमाप इतने मीटर है। त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे लंबी भुजा की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए त्रिभुज की। इसकी भुजाएं इस रेशियो में दे रखी है, परिमाप ये दे रखा है।
तो अगर मैं त्रिभुज की भुजाएं निकालूं तो इन सभी का योग होता है परिमाप, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है परिमाप। तो ये कितना हो गया, 4 3 7 5 12, 10 20 30 40 और 2 42, यानी कि ये एक्चुअल साइड ही दे रखी है ना। इन सबको जोड़ के 42 आ रहा है। तो ये सारी क्या है, इसकी एक्चुअल भुजाएं हैं। सबसे लंबी भुजा की संगत ऊंचाई बतानी है आपको। तो ट्रायंगल है ये, इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 15 है। तो इसकी ऊंचाई बतानी है। तो ऊंचाई मैं कैसे निकाल सकता हूँ, ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस 15 है, हाइट निकाली जाए और एरिया निकाला जाए। तो पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं ना, हीरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे एरिया। तो एस एस क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। परिमाप का आधा होता है एस, एस माइनस ए। हीरोन्स फॉर्मूला आपको पता है ना, एस यानी कि अर्ध परिमाप, फिर एस माइनस ए। तो एस माइनस ए करेंगे कितना आ जाएगा, 21 में से 15 गया कितना बचा, 6। फिर इंटू एस माइनस बी, कितना बचा 8। 21 में से 13 गया 8। फिर एस माइनस सी, तो 21 में से कितना बचा यहाँ पे 7। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 21 को तोड़ दो, 3 सत्ते 21, 6 को तोड़ दो, 3 दूनी 6, इंटू 7। और ये 8 भी बचा ना यहाँ पे, 8 इंटू 7। ठीक है, तो 8 दूनी 16, तो 16 बाहर आके 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 और 3 बाहर आ जाएंगे तो 3 बचेगा। 7 और 7 बाहर आ जाएंगे तो 7 बचेगा। तो इसका एरिया कितना हो गया, 4 तिया 12 सत्ते 84। तो एरिया आ गया भाई 84। अब आप निकाल सकते हो आराम से। तो वन अप एरिया कितना आ गया, 84। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला होता है 1/2 आधार। आधार सबसे बड़ी भुजा को रखना है, सबसे बड़ी भुजा की संगत ऊंचाई बतानी है। तो सबसे बड़ी भुजा 15, आधार गुणा ऊंचाई, तो h बराबर 84। तो ये 2 इधर चला गया, 15 नीचे आ गया। ठीक है, तो 168/15, तो 15 एकम 15 इधर गया, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 11.2। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तेजी से चलेंगे, काफी टाइम कम बच रहा है, आधा टाइम जा चुका है। किसने संविधान उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था, संविधान की आत्मा किसने कहा है संवैधानिक उपचार को, अंबेडकर जी ने, काफी बार पूछा जा चुका है। संचारण का युग सही है। क्षय रोग जो होता है विषाणु और वायु, ये पहले भी आया है, सेम क्वेश्चन आया पहले। क्षय रोग जो होता है वो जीवाणुओं से होता है, ना कि विषाणुओं से, तो ये गलत है। छोटी माता जो होता है वो विषाणु से तो होता है, लेकिन वो जल और अन्न से नहीं फैलता। ठीक है, ये उस वक्त हमने गलत किया था, तो हमने अच्छे से देखा था इसको। तो क्षय रोग जीवाणुओं से होता है, पहला गलत। ये विषाणु से तो होता है लेकिन अन्न और जल से नहीं फैलती छोटी माता, तो दोनों ही गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ पद से किसने इस्तीफा दे दिया है, ये भी क्वेश्चन आया था किसी मॉक में, सेम क्वेश्चन आया था। बट इसका आंसर हमने देखा नहीं था, करंट अफेयर और साइंस को वैसे भी छोड़ देता हूँ मैं। काश इसको देख लिया होता तो कर देते इसको भी। पहले पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या 5% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष के दौरान 4% की कमी आई, दूसरे वर्ष के अंत में वर्ष के अंत में जनसंख्या इतनी थी। तो पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी आपको बताना है। ध्यान से पढ़ लो, यहाँ पे लिखा है इसने पहले वर्ष के अंत में। ठीक है, गलत मत कर देना। तो अगर मैंने कहा कि शुरुआत में एक्स जनसंख्या थी, ठीक है, बिल्कुल 5% की वृद्धि हो गई, तो इसमें 5% की वृद्धि हो गई, 105% हो गई। 5% का मतलब होता है 1/20, तो ये अपना 21/20 हो गई। ठीक है, अगली साल वो 4% की कमी हो गई, तो 4% होता है 1/25, तो 25 पे एक कम हो के वो 24 बची। ठीक है, 25 में से, और वो कितनी हो गई थी 2 साल के बाद, इतनी हो गई थी। ठीक है, तो इसको काटें तो ये और ये 12, ये 25 इधर चला जाएगा, और इंटू 10, और नीचे कितना बचा 21 गुणा में 12। तो 12 से काटें, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, जीरो। 21 से कम 21, 21 दूनी 42, 120 इंटू 25, 120 इंटू 250, कितना हो जाएगा, जीरो जीरो। 12 पंजे 60, 24 और 6 30। तो भाई ये जनसंख्या थी। अब देखो यहाँ पे गलत कर दोगे, पहले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे अगर क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा। इसने बोला पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी, शुरुआत में जनसंख्या इतनी थी। पहले वर्ष के दौरान, इसने कहा पहले वर्ष के दौरान 5% की वृद्धि हुई, तो पहले वर्ष में 5% की वृद्धि हो जाएगी। तो इसमें 5% की वृद्धि करनी है आपको, तो 1% कितना हो गया 300, और 5% कितना हो गया 3 पंजे 1500। तो 30,000 में 1500 जोड़ना पड़ेगा आपको, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। तो पहले वर्ष के अंत में जो है वो 5% की वृद्धि के बाद बतानी है आपको जनसंख्या। चलिए, KLMNO ये सब उत्तर
उत्तर दिशा के सम्मुख सीधी पंक्ति में बैठे हैं तो के एल एम एन ओ ये सब सीधे। पी के बाएं केवल 4 व्यक्ति हैं तो पी के बाएं पी 1 2 3 4 4 व्यक्ति हैं। क्यू एन के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है, क्यू एन के बाएं से तीसरे स्थान पे नहीं पता कहाँ है, लेकिन 7 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एन पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो एन ना तो यहाँ पे है ना तो यहाँ पे है, और इसने क्या बोलता क्यू एन के बाएं से तीसरे स्थान पे। अगर एन यहाँ होता तो क्यू यहाँ होता, और अगर एन यहाँ होता तो क्यू तो बैठ ही नहीं पाता ना, तो इट मीन्स कि एन यहाँ बैठा है और इसके बाएं से तीसरे 1 2 3 तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, क्यू बैठा है। एन पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एम एल के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है, एम जो है वो एल के बाएं से तीसरे स्थान पे। तो अगर एल यहाँ बैठेगा तो इसके बाएं से तीसरे स्थान पे तो एम आ ही नहीं सकता, तो एल यहाँ बैठा होगा, एल के बाएं से तीसरे स्थान पे 1 2 3 यहाँ पे बैठा है एम, ठीक है। के एम के ठीक बाएं बैठा है तो एम के ठीक बाएं के बैठा है, ठीक है। पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर, तो यानी कि यहाँ पे कौन बैठा है ये बताना है। तो जो अभी तक नहीं बैठा वो यहाँ बैठा होगा, तो क्यू बैठ गया, एम बैठ गया, ओ नहीं बैठा तो ओ यहाँ बैठेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसका मान बताना है आपको, एक्स अपॉन वाई का मान बताना है क्या होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो पहले, 7 8 7 56 एक्स प्लस 8 निम 72 वाई, ठीक है, बराबर 9 तिया 27 और 19 तिया 57 एक्स, ठीक है, माइनस 1976 वाई। तो भाई ये 56 इधर जाएगा, आ गया आंसर, ठीक है। ये 72 वाई प्लस 76 वाई हो जाएगा, और ये 57 एक्स में से माइनस हो जाएगा 56 एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे 1 एक्स बचा, बराबर ये कितना हो गया, 148 वाई। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, जिसके सामने 148 और वाई की वैल्यू इसके सामने 1, तो एक्स अपन वाई 148/1, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के तहत भाग 3 द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय डैश जारी कर सकता है। तो अधिकारों को लागू करने के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय वो रिट जारी करता है, ठीक है। 5 प्रकार की रिट्स आपने पढ़ी होंगी सारी। हिंदी और अंग्रेजी विषय के छात्रों द्वारा बनाया गया खंडीय कोण कितना है। तो हिंदी और इंग्लिश, तो हिंदी और इंग्लिश में कितना प्रतिशत बनाना है, 35%। 360 का 35% निकालना है आपको। 10 से 10 खत्म, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ये 18 बार में कटेगा, 18 सत्ते 126। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो तृतीय क्षेत्र क्या होता है, सेवा क्षेत्र। धान और गेहूं का उत्पादन करने वाले किसान नहीं, सेवा नहीं है, ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। संगठन जो उत्पादों को संबंधित दुकानों में स्थानांतरित करने से संबंधित है, तो जो सप्लाई करता है वो तृतीय क्षेत्र में आता है। कच्चे रेशम का उपयोग कर कपड़े का निर्माण करने वाला श्रमिक, तो ये तो सेकेंडरी में आ जाएगा। सर्विस प्रोवाइडर तो आई थिंक यही होना चाहिए सेकंड वाला, जो एक संगठन है वो बाकी दुकानों पे सप्लाई कर रहा है, तो ये सेवा क्षेत्र में आना चाहिए, सर्विस प्रोवाइडर में। चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर एक राशि 3 वर्ष में इतनी, 4 वर्ष में इतनी हो जाती है। वार्षिक दर बतानी है आपको। चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में इतनी हो जा रही है, 4 वर्ष में इतनी। तो भाई सेम ही रहेगा ना, तीसरे और चौथे वर्ष का रेशियो सेम रहेगा, जो पहले और दूसरे वर्ष का रेशियो होगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष जितनी भी राशि होती चली जाती है, तो पहले और दूसरे वर्ष का जो रेशियो है ना, वही बाकी के 2 वर्ष का भी रहेगा। जैसे पहले और दूसरे वर्ष है, मैं कहूँगी पाँचवें और छठे वर्ष में राशि कितनी हो जाएगी, तो अगर पहले और दूसरे वर्ष में राशि 7 से 8 हो रही है ना, तो पाँचवें और छठे वर्ष में भी 7 से 8 होगी राशि, ठीक है। तो तीसरे और चौथे वर्ष का रेशियो निकाल लो तो कितना आ जाएगा, 2 0 से 2 0 खत्म, 4 पंजे 20, 4 6 24, तो राशि 5 से 6 हो जा रही है। तो पहले वर्ष में भी 5 से 6 हो जा रही होगी राशि, तो एक बढ़ रही है 5 पे, यानी कि 20% का रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भौतिक रसायन विज्ञान और गणित वर्ग में ए और बी विभाग में छात्रों का अनुपात ज्ञात कीजिए। भौतिक रसायन और गणित, भौतिक रसायन और गणित में ए और बी के छात्रों का अनुपात तो कितना हो गया, 8 4 12 और 3 15, और बी में कितना हो गया, 6 4 10 और 5 1500, यानी 1:1। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। भाई टाइम बहुत कम बचा हुआ है, आधा पेपर भी नहीं हुआ, थोड़ा तेजी से चलते हैं, ठीक है। राहुल को ये लिखा गया तो एक बार इसको काउंट कर लो, R A H U
एल। तो 8, 16, 17, 18, 19, 20, 2, 3, 4, 5, 6, 60 को 180 लिखा है, यानी कि इसका 3 गुना किया हुआ है। तो राजीव को देखें, RAJITUV, 22, 9, 9, 18, 19, 20, 2, 3, 4, 5, 6, इसका भी 60 आ रहा है, तो इसका भी 3 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका इकाई अंक यूनिट डिजिट बताना है आपको। तो भाई 6 की कितनी भी पावर कर लो, इसके 6 का यूनिट डिजिट हमेशा 6 रहता है, इंटू 2 की पावर 51 है, तो पावर को आप 4 से डिवाइड करो। हमेशा साइक्लिसिटी 4 होती है, तो 4 को पावर से डिवाइड करो। 4 से पावर को डिवाइड करो तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 बचा। 2 की पावर 3 का यूनिट डिजिट कितना होगा, 2 4 दूनी 8, इंटू 11 का यूनिट डिजिट कितनी पावर कर दो, हमेशा एक ही रहता है। तो 8 छिंग 48, 48 का यूनिट डिजिट कितना आ गया, 8। तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप यूनिट डिजिट निकालोगे। इसमें क्या बोला है, दी गई आकृति में सन्निहित है, कौन सी आकृति इसमें है ये बताना है। तो पहली वाली आकृति को देखें, है क्या इसमें, ये दिख रही है क्या? बिल्कुल भाई, पहली वाली आकृति ये दिख रही है, ये वाली आकृति इसमें ये वाली है। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कुछ चटाई कालीन है, तो भाई कुछ चटाई जो है ये क्या है, कालीन है। कुछ कालीन कंबल है, तो कुछ कालीन जो है वो कंबल है, तो कंबल को ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, कोई कंबल रजाई नहीं है, तो ये कोई भी कंबल जो है वो रजाई नहीं है। ठीक है, कोई रजाई कालीन नहीं है, तो रजाई और कालीन का कोई संबंध दिया हुआ है क्या, डायरेक्ट नहीं। कोई कंबल चटाई नहीं है, तो कंबल और चटाई का कनेक्शन दिया हुआ है क्या, डायरेक्ट नहीं। कुछ चटाई कुछ कालीन चटाई हैं, तो कुछ कालीन चटाई हैं क्या, बिल्कुल सही। तो केवल थर्ड वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। बल्ले और गेंद का मूल्य का अनुपात यह है, बल्ले का मूल्य गेंद के मूल्य से 380 रुपये अधिक है। तो भाई बल्ले का मूल्य है 9, गेंद का मूल्य है 5। तो कह रहा है बल्ले का मूल्य गेंद से कितना अधिक है, यहाँ पे 4 यूनिट अधिक है, और एक्चुअली में 380 रुपये अधिक है, यानी 4 यूनिट की वैल्यू 380 दे रखी है। गेंद का मूल्य कितना है, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 380 जो वो 4 यूनिट की वैल्यू है, 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 4 निम 36, 4 पंजे 20, 5 पंजे 25, 9 पंजे 45, 46 47, 475। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका एचसीएफ निकालना है आपको। तो एचसीएफ वो होता है जो सभी में कॉमन हो। इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 12 है, तो 3 5 12 में कुछ भी कॉमन है क्या, नहीं, एक कॉमन है केवल। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, तो एक्स की मिनिमम पावर कितनी है, एक है ना। तो एक्स की पावर 1 हो जाएगी, एक्स की पावर 1 हो गई। और एक्स की पावर 1 केवल इसी ऑप्शन में दे रखी है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, लेकिन 180 हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, है ना। अब वाई देख लो, जैसे वाई है, वाई की भी मिनिमम पावर कितनी है, एक है। ठीक है, तो एचसीएफ में हम जो चीज़ कॉमन होती है उसकी मिनिमम पावर को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? पहले हमको नहीं पता था, लेकिन ये पहले आया हुआ है मॉक में, तो राजस्थान में ये बनाया गया है। इसका सही आंसर ये है, पहले भी मॉक में पूछा जा चुका है। ठीक है, 48 से 87, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 9, 5 में से 7 में 4 गया 3, तो +39। अब यहाँ पे कितना जोड़ दिया गया, 15, 8, और 15 8 गया 7, 78 प्लस कर दिया गया। अब यहाँ पे कितना प्लस किया गया, 35 4 39 प्लस कर दिया, बिल्कुल सही। और यहाँ पे 78 प्लस हुआ है क्या, 8 4 12, 7 1 8, बिल्कुल 78 प्लस कर दिया, 39 प्लस कर दिया, अब 78 प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 3 9 9। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। पहले 39, फिर 78, फिर 39, फिर 78, ऐसे किया गया है। ठीक है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से उपबंध के अधीन राज्य उपयुक्त विधान द्वारा अथवा किसी अन्य प्रकार से सभी कामगारों के जीवन के एक समुचित स्तर को सुनिश्चित करने वाली कार्य दशाओं को प्राप्त करने का प्रयास करेगा? तो कामगारों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कौन सा आर्टिकल है भाई? आई थिंक आर्टिकल नंबर 43 में होता है, मजदूरों वगैरह के लिए कुछ, तो यही होना चाहिए आई थिंक। इसने क्या बोला भाई, कथन है, विधायक ने अपने सचिव से कहा कि हर शहर में एक इको पार्क होना चाहिए। तो इको पार्क हरियाली को बढ़ाता है, तो इससे धारणा बनाई जा सकती है, जब भी तो इसको लगाया जा रहा है, तो पहले से ही होना चाहिए। इको पार्क वायु प्रदूषण को कम करने में सहायक होता है, तो भाई इसलिए, क्योंकि हरियाली को बढ़ाएगा तो वायु प्रदूषण को भी कम करेगा, तो ये भी होना चाहिए। आई थिंक दोनों ही सही होने चाहिए।
इसने, सॉरी यार खांसी हो रही है यार, मेरे को खांसी ठीक नहीं होके दे रही। बारडोली सत्याग्रह क्या बोला इसने, सही कूट का प्रयोग करना है तो इसको लगाना है। तो पहली बात तो 3 और 4 में से एक पहले आएगा, तो 3 और 4 में से पहले कौन आ रहा है? खेड़ा सत्याग्रह और तिलक स्वराज कोष की स्थापना। तो खेड़ा सत्याग्रह 18 में हुआ था, तिलक कोष जो था वो 21 में बनाया गया था। तो पहले 3 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन खत्म। 3 के बाद 1 या 4, तो 1 और 4 में से पहले कौन आएगा? बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था भाई? ये 28 में हुआ थी, 28 में हुआ है ना? ये 28 में हुआ है, ये 21 में हुआ है, तो पहले 4 आएगा। 3 के बाद 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए। इसमें क्या है भाई? 56 से 14, 1/4 हो गया। अब क्या हुआ? 7 पंजे 35, 35 चौका 140, तो इंटू 5 इंटू 4, ये इंटू 4 है, तो यानी कि इंटू 5 होगा ये 28 पंजे। तो 7 पंजे 35 इंटू 5 इंटू 4, अब इंटू 5 होना चाहिए, तो 14 पंजे 70, 700 आएगा, फिर इंटू 4 होगा तो 7 चौक 28 आएगा, बिल्कुल सही। तो इंटू 5 इंटू 4 चल रहा है। लेट्स सी कह रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस युद्ध में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने भारत में पहली बार तोप और गोला बारूद का प्रभावी ढंग से उपयोग किया था? मोस्ट फेमस क्वेश्चन, सभी को पता होना चाहिए। पानीपत के पहले युद्ध में बाबर के द्वारा तोप का, गोला बारूद का इस्तेमाल किया गया था। बॉक्सर सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में लड़के और लड़कियों दोनों श्रेणी में कौन सा राज्य चैंपियन बनकर उभरा? आई थिंक ये भी किसी मॉक में आया था ना, बट इसका भी आंसर हमने देखा नहीं यार। मोस्टली मैं ना मॉक में वो वाले आंसर्स देखता हूँ जो गलत हो जाते हैं, क्योंकि आजकल टाइम नहीं मिल पाता ना। वैसे तो मैं पूरा अच्छे से डिटेल एनालिसिस देखता हूँ, बट आजकल टाइम का इशू रहता है थोड़ा। तो भाई यहाँ पे मिरर इमेज बनेगी, ठीक है। जैसे ही इधर की साइड खुलेगा तो मिरर इमेज बनेगी, फिर ऐसे खुलेगा तो मिरर इमेज। तो पहले मिरर इमेज आप देख लिया करो, ऐसे करके मिरर इमेज बन रही है क्या? नहीं। क्यों मिरर इमेज नहीं बन रही भाई? ये ट्रायंगल सीधे सीधे दे रखे हैं, नहीं बन रही, मतलब ये तो है ही नहीं। इसमें मिरर इमेज बन रही है क्या? बिल्कुल बन रही है। इसमें बन रही है क्या? नहीं, सीधे सीधे दे रखे हैं, नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 500 रुपये पर वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से 1 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर कितना है? 5,000 रुपये, सॉरी 500 रुपये बोल दिया क्या मैंने? 5,000 रुपये पर वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से 1 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर बताना है। तो 5,000 रुपये पे पहले 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 4% हो जाएगा, तो कितना हो गया? 200 हो गया। ठीक है, अर्धवार्षिक रूप से जब काउंट करेंगे 1 साल के लिए, तो 6 6 महीने के 2 स्लॉट बन जाएंगे, और रेट आधा आधा हो जाएगा, 2-2%। ठीक है, तो पहले 2% मिलेगा, इस पर 2% कितना हो जाएगा? 1% 50, तो 2% 100। अब अगले साल 100 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इस ब्याज का भी 2% मिलेगा, यानी कि प्लस 2 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा 202, तो इनके बीच का अंतर कितना हो गया? 2 रुपये। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई इसको बताओ। तो इसमें तो भाई आसपास से देख लो, सी के बाद ए आएगा, तो सी के बाद ए आएगा, यहाँ पे फर्स्ट पे ए आएगा, तो ये ऑप्शन खत्म। उसके बाद आर के बाद यहाँ पे ए आएगा, तो आर के बाद ए आएगा। ठीक है, यहाँ पे ए आ रहा है ना आर के बाद, तो सेकंड नंबर पे ए आएगा, तो ये भी ऑप्शन खत्म। थर्ड नंबर पे क्या आएगा भाई? थर्ड लास्ट पे देख लेते हैं, 1 2 3। तो ए के बाद क्या आएगा? थर्ड लास्ट पे ए के बाद क्या आ रहा है भाई? सी के बाद ए आ रहा है ना, तो ए के बाद टी आ रहा है, तो ए के बाद टी आएगा, तो ए के बाद टी आएगा, ए के बाद टी आएगा। यहाँ पे थर्ड लास्ट पे ए के बाद टी आ रहा है, ऑप्शन नंबर इसमें, क्योंकि थर्ड नंबर पे यहाँ पे एन है, यहाँ पे टी है, तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पीड बढ़ाते हैं थोड़ी और, ऑलमोस्ट करीब करीब तो आ रहे हैं हम, जल्दी जल्दी से। कक्षा 8 और 9 में औसत छात्र कितने हैं? तो भाई 8 और 9 में औसत छात्र कितने हैं? 8 में 20%, 9 में 30%, तो 50% टोटल है। और 50% का औसत कितना हो जाएगा दोनों का? 25%। और टोटल छात्र कितने हैं? 500, तो 500 का 25% यानी 1/4 कितना हो जाएगा? 125। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिरर इमेज बतानी है इसमें आपको, तो भाई देख लो, ऑप्शन देख लो। सबसे शुरुआत में ये बिंदु गोला शुरुआत में दिखना चाहिए, तो शुरुआत में पहले दूसरे ऑप्शन में नहीं है, तीसरे में है। इसमें डिफरेंस किस चीज़ का? इसका, एरो का। तो एरो नीचे की साइड आएगी, तो फोर्थ नंबर करेक्ट हो जाएगा। एम 20 दिन की मजदूरी और एन 30 दिनों की मजदूरी का भुगतान करने के लिए एक निश्चित राशि पर्याप्त है। एम की 20 दिनों की मजदूरी और एन की 30 दिनों की मजदूरी
का भुगतान करने के लिए एक निश्चित राशि पर्याप्त है, यानी कि एम की जितनी 20 दिन की मजदूरी है उतनी एन की 30 दिन की मजदूरी है। तो एम की 20 दिन की मजदूरी बराबर है एन की 30 दिन की मजदूरी के। ठीक है, ठीक है। दोनों का वेतन भुगतान करने के लिए समान राशि कितने दिनों के लिए पर्याप्त है? दोनों के वेतन का भुगतान करने के लिए समान राशि, यानी कि अगर एक ही राशि हो, किसी एक को ही दे सकते हैं, वो उतनी ही राशि हो, तो उससे दोनों को कितने दिन का वेतन दिया जा सकता है? देखो, जीरो से पहले जीरो काटो, रेशियो देखो इनका कितना आ गया। एम की वैल्यू आ गई 3, एन की आ गई 2। यानी एम को एक दिन में 3 रुपये दिए जाएं और एन को एक दिन में 2 रुपये दिए जाएं, तो कितना हो गया? 3 दूनी 6, 60 रुपये, और यहाँ पे 3 दूनी 6, 60 रुपये। यानी कि 60 रुपये हमारे पास हैं जो एम को और एन को दोनों को दिए जा सकते हैं उनकी 20 दिन और 30 दिन की मजदूरी के रूप में। उसने कहा टोटल हमारे पास 60 ही रुपये हैं बस, और किसी एक को नहीं, अब दोनों को देना है। तो एम को कितना? 3 रुपये दिए जाते हैं एक दिन के, और एन को 2 रुपये दिए जाते हैं एक दिन के। तो कुल मिला के इनको एक दिन में 5 रुपये दिए जाएंगे, और 60 रुपये कितने दिन की मजदूरी हो जाएगी इनकी? कुल मिला के 12 दिन की। तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। समय की नज़ाकत को देख के थोड़ा तेजी से चलेंगे। एक ठोस गोले को उसके केंद्र से बराबर दो भागों में काटा जाता है। प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? रेडियस 7 है। तो भाई अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई r स्क्वायर, 3 पाई इंटू r स्क्वायर। तो r से r खत्म, 7 या 21, तो 22 इंटू 21, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 4 46, 462। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्स को 47 लिखा है, तो F6 होता है, O15, R18, C3, E5। तो 6 5 11 8 19 20 और 2 22 और 5 27 2 3 4। तो यानी कि इनकी अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू को प्लस कर रखा है। तो इसको देखें क्या? F6 KL, A TUV, O15 और U21, R18। ठीक है, तो प्लस करिए 6 8 9 10 11 5 16 17 17 और 3 20 और 5 25 2 3 4 5 6 7 8 9 95। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। इनकी प्लेस वैल्यूज को जोड़ा हुआ है बस। ठीक है, कोई भी देश इन दिनों आतंकवाद से मुक्त नहीं है। निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है? इन दिनों देशों के लिए आतंकवाद को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया है। सही बात है, तभी तो आतंकवाद से मुक्त नहीं है। आमतौर पर देश और उनके लोग आलसी हो गए हैं। ऐसा तो इससे कहीं कथन में कहा नहीं गया, तो केवल एक सही होना चाहिए। चलिए, दो साइन को इसमें आपस में बदलना है भाई। तो प्लस और डिवाइड को चेंज करें तो भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 तिया 27, 9 से कट रहा है ना, 9 चौक 36, 9 में 45, 3 15 हो गया यहाँ पे, इंटू 40 -308, डिवाइड की जगह +22। ठीक है, तो 15 चौका 60, 600 माइनस, सॉरी 622 हो जाएगा। नहीं, इसको प्लस कर देंगे तो 308 इसमें से माइनस करना है। तो 12 में से 8 गया 4, 1 6 में से 3 गया 3, बिल्कुल सही। पहले वाला जो है करेक्ट हो जाएगा, 314 बना दिया। सही है, ऐसे ही पहले पहले ऑप्शंस करेक्ट दे देंगे तो आसानी हो जाएगी। XYZ P और Q में पहली रैंक किसने प्राप्त की है? इसके लिए दो कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा पर्याप्त है। X ने Q और Y से उच्च रैंक प्राप्त किया, तो भाई Q और Y से, इन दोनों से X ने उच्च रैंक प्राप्त किए, लेकिन टॉपर नहीं है। तो X के ऊपर भी कोई है, सिंपल सी बात यह है। ठीक है, पूछा गया किसने रैंक प्राप्त की है, पहली रैंक किसने प्राप्त की है, ये बताना है। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 हैं, तो 4 लोगों के बारे में तो पता चल गया। P ने पहली रैंक प्राप्त नहीं की, तो भाई P भी पहली रैंक पे नहीं है, तो P से ऊपर भी कोई ना कोई होगा। तो पहली रैंक इन चारों के अलावा किसी की होगी, और ये दोनों स्टेटमेंट हमको चाहिए आंसर तक पहुंचने के लिए। तो उत्तर देने के लिए दोनों एक साथ पर्याप्त हैं, ऑप्शन नंबर डी, है ना। तभी तो चारों की पोजीशन पता चल गई, और फिर जो बचा वो आ जाएगा फर्स्ट पे। यदि साधारण ब्याज 2 वर्ष में इतना और 3 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है कोई राशि साधारण ब्याज पर, तो राशि और ब्याज दर बतानी कितनी है। तो 2 वर्ष में इतनी हो जा रही है, 3 वर्ष में इतनी हो जा रही है। तो भाई 1 वर्ष में कितनी बढ़ जा रही है देख लेते हैं। 7920, 8640। तो 0, 12 में से 4 गया 8, 6 में से गया 0 1। तो 1080 रुपये 1 साल में बढ़ रही है। तो 2 साल में यहाँ पे 2 साल का ब्याज इंक्लूडेड होगा इसमें। तो 2 साल का ब्याज कितना हो गया? 2160 रुपये। तो 8640 में 2160 रुपये इंक्लूडेड हो गए। 0, 14 में से 6 गया 8, 5 में गया 4 6। तो 6480 उसकी राशि रही होगी, है ना, मूलधन रहा होगा। अगर मैं इसमें से ब्याज हटा दूं तो मूलधन मेरे पास आ गया 6480, और 1 साल में मेरे को 1080 रुपये मिल रहे थे 6480 पे। तो रेट कितना हो जाएगा? इंटू 100 करूंगा, तो 1 0 से 1 0 खत्म,
ऊपर एक जीरो बची। तो किससे? 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 12 निम्मा 108, 900, 9 एकम 9, 9 छिक 54। तो 100/6 को हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ग का विकर्ण 26√2 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 26 का स्क्वायर 676। देख रहे हो कितनी आसानी से आप कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए वर्ग का विकर्ण जो होता है A√2 होता है ना। तो भुजा कितनी हो जाएगी वर्ग की भुजा 26 हो जाएगी, है ना। 26√2 दे रखी है इसकी वैल्यू, तो भुजा 26 हो गई। और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? क्षेत्रफल होता है स्क्वायर, तो यानी कि 26 का स्क्वायर 676। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है वैल्यूज़, तो यानी कि इसमें इंटू का लॉजिक ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो 16 चौका 64, 4 चौक 16, तो 656 आना चाहिए, +2 हो रहा है। तो × 4 + 2। और इसमें मैं देखूं तो × 1 + 2 हो रहा है, तो इसमें × 2 + 2, × 3 + 2, × 4 + 2। समझ में आ गया ना लॉजिक? × 1 + 2 होगा, फिर × 2 + 2 होगा, फिर × 3 + 2 होगा, फिर × 4 + 2 हो रहा है। तो अब इसमें ×2 + 2 करो, 26 दूनी 52 + 2 54। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इतना टाइम नहीं है कि वेरीफाई करके चेक कर लें, अगर गलत भी हो जाएगा तो बाद में देख लेंगे ना। टाइम कम है, जल्दी से बढ़ेंगे। इसको सॉल्व करें। 4 दूनी 8 और 3 11/4, 6 5 11/6। तो ये 6 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 11 से 11 खत्म हो जाएगा। 2 × 6 2 दूनी 4, तो 3/2 बचा इसका, 3/2 बचा। ठीक है। इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड को उल्टा कर देंगे, तो 8/7 हो जाएगा ये। इंटू यहाँ पे कितना बचेगा? 4 और 3 7, 7/12। ठीक है। प्लस पहले इसको सॉल्व करेंगे, इंटू हो जाएगा 3 × 3 = 9, 7 चौक 28। तो 5/7 गुना 28/9 हो जाएगा ये। ठीक है। 7 एकम 7, 7 चौक 28। ठीक है। ये 8/7 है ना। इसको 7 से काट दो, इसको 2 चौक 8, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 × 3 = 12, 3 से काट दो, 3 को इससे काट दो, एक बचा यहाँ पे प्लस। यहाँ पे 4 से काटा था ना, 5 चौक 20/9। तो ये कितना हो गया? 9 20 9 29/9। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी लगभग 1500 मीटर के आसपास जिसकी लंबाई है, गोदावरी है। इसके बाद कृष्णा है, फिर अ, कावेरी और पहले महानदी है, फिर कावेरी है शायद। किस मंत्रालय ने माई CGHS ऐप लॉन्च किया है? अगर आपको पता है, थोड़ी सी भी आपको जानकारी है कि CGHS जो होता है वो कार्ड होता है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं ना, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको मेडिकल के लिए CGHS कार्ड बनाया जाता है ना। अगर आपने सुना हो, MTS वगैरह में जो लोग लगते हैं, अगर आपने देखा हो, या नॉर्मली सभी में जितनी भी गवर्नमेंट गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उसके लिए CGHS कार्ड बनाया जाता है। तो CGHS जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय ही तो जारी करेगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। और भाई गलत भी हो सकता है, अगर किसी और ने जारी किया हो तो पता नहीं। ठीक है। मेरे हिसाब से स्वास्थ्य मंत्रालय होना चाहिए जब स्वास्थ्य से रिलेटेड है तो। उस सुल्तान की पहचान कीजिए जिसने बंगाल को दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में लाया और अपने पुत्र बुगरा खान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। अगेन पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, बुगरा खान से याद रखना है। बुगरा खान किसका पुत्र था? बलबन का पुत्र था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कितनी कंपनियों ने 2018-19 में अपने औसत उत्पादन से ऊपर उत्पादन दर्शाया है, लेकिन 2019-20 में औसत उत्पादन से नीचे दर्शाया है? तो भाई 2018-19 में अपने औसत उत्पादन से ऊपर, तो 18-19 में देखें, 18-19 कहाँ पे है? ये है। तो ये है 20, 38, 48, 48, 49, 50, 60 और 3 63, 63 और 10 73। और टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 एकम 5, 2 गया 5 चौक 20, 5 6 30। तो ये हो गया एवरेज इनका, किसका? 18-19 का। 19-20 का एवरेज कितना हो गया? 19-20 कहाँ पे है भाई? 19-20 ये वाला है। तो 15 10 25, 25 और 10 35, 36 37, 37 और 20 47, 57 58 59 और 10 69। इनका एवरेज कितना हो गया? 5 एकम 5, इधर गया 5 3 15, 5 और 20। अब इसने बोला क्या है कि भाई कितनी कंपनियों ने 2018-19 में अपने औसत उत्पादन से ऊपर, लेकिन 2019-20 में औसत उत्पादन से नीचे। तो भाई यहाँ से ऊपर, तो 18-19 में देखते हुए चलना है। 14 से ऊपर है यहाँ पे, ठीक है।
लेकिन 13 से नीचे नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसमें 14 से ऊपर है लेकिन 13 से नीचे है, बिल्कुल सही है। इसमें 14 से ऊपर नहीं है, इसमें 14 से ऊपर है लेकिन 13 से नीचे नहीं है, इसमें 14 से ऊपर ही नहीं है। तो केवल एक कंपनी ऐसी है जहाँ पे 14 से ऊपर है उत्पादन, इससे ऊपर है मतलब, और इससे नीचे है, तो केवल एक, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजी से चलते हैं भाई। राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना किस राज्य में शुरू की जाने वाली है? ये अगेन 3-4 बार मौका में आ चुका है। पहली बार हमने इसको गलत किया था, मध्य प्रदेश लगाया था शुरुआत में, है ना, वो देख के कि विधवा पुनर्विवाह जो मध्य प्रदेश में एक बाबा जी है ना, कोई बागेश्वर बाबा करके कोई है, तो वो पुनर्विवाह कराते, तो ये तुक्का लगाया था पहले, सबसे पहले। बट उसके बाद हमने सही आंसर देख लिया था, क्या था इसका, झारखंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन एक बार गलत हो गया ना, वो दोबारा कभी गलत नहीं होना चाहिए, बस सीधी बात ये है। WXY, तो +2 हो रहा है इधर से, PQR+2L MN+2C DE आना चाहिए था, डी आ रहा है। तो ये सेकेंड जो ऑड वन आउट हो गया, लास्ट वाला पेयर, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, लास्ट पेयर से चेक करना है आपको हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ जा भाई। निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले गुप्त वंश के पहले शासक थे फर्स्ट, ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट। चलो इसका मान निकालें। √3, 1045 होता है 1, माइनस सेक्स 60 कितना होता है 2, ठीक है। तो √3 - 2, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित शंकाओं और विवादों के बारे में निर्णय देता है? न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है। इन सभी के निर्वाचन से संबंधित, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना अंतिम निर्णय देता है, ठीक है। किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा शुरू किया गया था? पहले भी मौका में आ चुका है। अब देखो, जो बंदे जिन जो सीरियस हैं उनको तो पता है कि ये पहले मौके के क्वेश्चन है। जो सीरियस नहीं है वो तो कुछ भी बोलेंगे कि इसको सभी पता है, सारे आंसर ही पता है। ये पहले भी मौके में आ चुके हैं 3-3 बार, ठीक है। तो PM आशा आई थिंक शुरू हुआ था 2018 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चरक को भारतीय चिकित्सा के जनक और आयुर्वेद के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक के रूप में जाना जाता है, जो डैश के समकालीन थे। चरक जो थे वो किसके दरबार में थे भाई? कनिष्क के दरबार में थे, है ना। ये तो पूछा जा चुका है और आपको पता होना चाहिए। संकीर्ण मुद्रा के रूप में जाना जाता है, ये मैंने आपको GD की GS की वीडियो में भी कराया हुआ है। संकीर्ण मुद्रा सारे मनी सप्लाई के सारे आपको मैंने ये टाइप कराए थे। जो नैरो मनी है ना, जो संकीर्ण मुद्रा है, वो M1 और M2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। साइकस निम्नलिखित में से किस संघ का उदाहरण है? तो साइकस 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 ऑलरेडी आया हुआ है, साइकस साइकस, तो वो एंजियोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म होता है। साइकस जो होता है अनावृत बीजी होता है। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। कौन सी भूकंपीय तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं? तो भाई सबको पता है अनुदैर्ध्य तरंगे कौन सी होती है, फर्स्ट वाली जो P तरंगे होती है ना, PSL, 3 तरह की तरंगे होती हैं। तो जो प्राइमरी तरंगे होते हैं उसको अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। बोर्ड मास का रूल लगाते हुए चलना है, ठीक है। पहले ऑफ को सॉल्व करना है, तो पहले भाई डिवाइड को नहीं ऑफ को सॉल्व करते हैं। तो 72/16 × 48, तो ये 72/48 कितना हो जाएगा? 24×2 = 48, 24×3 = 72, तो ये 3/2 हो गया, ठीक है। माइनस यहाँ पे पहले इंटू करेंगे तो 28/24, तो 4×4 = 24, 4×7 = 28, तो ये 7/6 हो गया। माइनस 20/7 इंटू यहाँ पे कितना बचेगा? 4, 3 में से हो गया 1, तो माइनस का 14 बचा, और फिर माइनस का 41, ठीक है। तो इसको पहले काट दो, इससे 7×2 = 14, माइनस का 14 बचेगा, ठीक है। तो ये 20×2 = 40, माइनस का 40, तो 7/6, माइनस माइनस प्लस 40 -41। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है ना, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इसमें कितना बचेगा? 28 से शुरुआत की है ना हमने, तो 7/6 से शुरुआत की है इसमें। तो ये 3/2 यहाँ पे अलग है, तो इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करना है ना पहले तो हमें। तो यहाँ पे कितना बचा? -1 बचा, तो 7/6 -1, तो 6 × 6, 6 × 6, 7 में 6 गया, 1/6 बचेगा, ठीक है।
तो 3/2 माइनस का 1/6 और गुणा में यहाँ कितना है, 2 एकम 2, 3/2। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो यहाँ पे कितना बचा, 1/4। तो कलर अगर चेंज कर दें तो 3/2 माइनस 1/4। ठीक है, 4×3 = 12 माइनस 2 में 4 दूनी 8, तो 10/8 यानी कि 4/2 × 4 = 10, 5/4। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश ने गणपति और शिवाजी उत्सवों की शुरुआत की जो स्वदेशी प्रचार का माध्यम बन गए। जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने जो आंदोलन था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव इनको शामिल किया था। और इनको मतलब आज भी आप देखोगे ना, गणपति जी की जो आरती है, शिवाजी जी के जो गाने हैं, उनमें एक अलग ही जोश दिखता है ना। तो वो इनके माध्यम से गंगाधर तिलक जी ने शुरू किया था, है ना, ताकि लोगों के अंदर एक उत्साह जगाया जा सके, एक एनर्जी, ताकि वो भी पार्ट बने स्वतंत्रता संग्राम का। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में ग्रामीणों के प्रवास में भारी वृद्धि हुई है, क्योंकि बार बार फसल खराब होने से वे वित्तीय समस्याओं में पड़ गए हैं। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ग्रामीणों को उनके गांव में आय का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान किया जाना चाहिए, जो उन्हें वहीं रहने देगा। सही बात है यार, वैकल्पिक सोर्स होना चाहिए ना, खेती के अलावा वहाँ पे उनके पास। ठीक है, पहली चीज़। ठीक है, उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए विस्थापित ग्रामीणों को शहरी क्षेत्रों में आवास के लिए सभी विकल्पों तक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए। आई थिंक ये गलत होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनको शहरी क्षेत्रों में आवास प्रदान, मतलब वो सुविधाएं दे देंगे, तो सारे लोग फिर तो गांव जो है वो खाली हो जाएंगे ना। तो प्रवास में जो वृद्धि हो रही है, तो इसको तो हम और ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं दे सकते ना। तो ग्रामीण क्षेत्र से अगर प्रवास को हम इतना प्रोत्साहन देंगे, तो आई थिंक फिर तो ग्रामीण जो इलाके हैं वो खाली हो जाएंगे। मेरे हिसाब से सेकंड वाला गलत होना चाहिए, बाकी क्या लॉजिक होगा वो देख लेंगे। केवल एक सही लग रहा है मुझे, बाकी लेट्स सी। ग्राम जो है वो भार का मात्रक है, तो सेंटीमीटर से क्या नापी जाती है? लंबाई नापी जाती है ना। भार, ग्राम से जो भार नापा जाता है, सेंटीमीटर से लंबाई नापी जाती है, सिंपल। पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, जिसमें पी एंगल दे रखा है, क्यू एंगल दे रखा है, आर एस से कितना प्रतिशत अधिक है? चक्रीय चतुर्भुज, अगेन मैं बार बार आपको बताता हूँ, चक्रीय चतुर्भुज वो है जो सर्कल के अंदर होता है। ये तो कुछ और बन गया। सर्कल के अंदर चक्रीय चतुर्भुज की एक विशेषता ये होती है कि इसके आमने सामने के जो कोण होते हैं, इनका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये क्या है, पी क्यू आर एस। ठीक है, तो पी इन्होंने दिया है 65 और क्यू इन्होंने दिया है 95। ठीक है, आपको पता है आमने सामने के जो एंगल से इनका योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 65 है, तो आर कितना हो जाएगा? तो ये कितना हो गया, 180, 70, 115 हो गया, है ना, 120, 180। ठीक है, ये 95 है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, ये 85 हो जाएगा। तो एस 85 हो गया। आमने सामने के 180 डिग्री के होते हैं। तो इसने बोला आर जो है वो एस से कितने प्रतिशत अधिक है। एस से पूछा है, तो एस को नीचे रखो, एस से कंपैरिजन करना है। तो एस से कितना अधिक है? आर। 15 और 15 30 अधिक है, और इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज निकल आएगा। तो करिए, 5 एकम 5, 5×7 = 35, और 5×6 = 30, तो 600/17। तो 17×3 = 51, 9 इधर गया तो 17×5 = 85, अप्रोक्स 35% के आसपास। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस नियम की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में रहती है या एक सीधी रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहती है, जब तक कि उस पर बल लगाए गए बल द्वारा उस अवस्था को बदलने के लिए हैं क्या लिखा है ब्ला ब्ला ब्ला। यार ये साइंस के क्वेश्चंस मुझे बहुत ज़्यादा बोर करते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है साइंस। और शायद ये पहले आ भी चुका होगा क्वेश्चन, तो मैंने इसका आंसर नहीं देखा होगा। ठीक है, तो अगेन आप फिर से इसको स्किप करूंगा मैं रियल एग्जाम में भी स्किप ही करता हूँ, क्योंकि साइंस के क्वेश्चंस नहीं, बचपन से दिमाग खराब करते हैं। तो इसमें मिरर इमेज में आपको क्या करना है, ऑप्शन से जाना है। तो पहले के बनेगा, ऐसे बनेगा, तो ये ऑप्शन खत्म। उसके बाद यहाँ पे क्यू, क्यू, क्यू। ठीक है, जेड जेड जेड, सारे ऑप्शन सेम है। यहाँ पे सारे ऑप्शन सेम है, यहाँ पे ऑप्शन अलग है। तो इसको देख लो आप, तो कौन सा है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो 5 पे 9 बन रहा है, तो 9 कैसा बनेगा?
नो, ऐसा बनेगा, है ना। तो ऐसा कहाँ पे है? इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में नहीं है, तो केवल एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई द्वारा नकद आरक्षित अनुपात सीआरआर में वृद्धि की घोषणा का क्या अर्थ है? देखो सीआरआर क्या होता है। 8 मिनट अभी हमारे पास है, देख रहे हो, 2-3 क्वेश्चन बचे हैं बस। एक समय पे लग रहा था शुरुआत में कि हमारे पास टाइम कम रह जाएगा, और हमने सारा कवर किया तेजी से, स्पीड को देखते हुए। यही चीज़ आपको रियल एग्जाम में करनी है, ठीक है। आपको अगर लगता है ना कि टाइम बहुत तेजी से जा रहा है और आपका शुरुआत में बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो चुका है, तो अपनी स्पीड बढ़ानी है ना। कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे बीच में जो थोड़ा सा स्किप करने वाले होंगे, स्किप करो तुरंत, टाइम खराब नहीं करना, ठीक है ना। तो स्पीड को थोड़ा सा तेजी से लेके चलना है, पता चले एंड में बहुत सारे क्वेश्चंस छूट गए। खैर, आरबीआई द्वारा नकद आरक्षित अनुपात सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, अगर बढ़ा दिया जाए, कैश रिजर्व रेशियो आप सभी समझते हो क्या होता है। एक अमाउंट होता है जो बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, ठीक है। वो उसको लोन के रूप में नहीं दे सकते। अगर इसको बढ़ा देंगे, वो परसेंटेज बढ़ा देंगे, तो जो बैंक है, बैंक को अपने पास ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा, है ना। मान लो बैंक के पास 100 रुपये हैं, मान लो कि बैंक के पास 100 रुपये है, तो बैंक कमाता है लोन देके। अब बैंक का जो सीआरआर है वो मान लो 5% है, कि आप 5 रुपये अपने पास रखो, 95 लोन में दो। अब बैंक का जो सीआरआर है वो बढ़ा दिया, तो 5 से 6 कर दिया, भाई 6 रुपये अपने पास रखो। तो अब तो वो लोन में 94 रुपये दे सकता है ना। बस इससे क्या होता है, मनी सप्लाई कम होती है, और बैंक अपना जो लोन है, लोन के रूप में कम पैसा दे सकता है, ठीक है। तो वाणिज्य के बैंक के पास उधार देने के लिए धन कम होगा, बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन, ठीक है। और इससे क्या होता है, मनी सप्लाई भी जो है वो मार्केट में कम हो जाती है। लो, यहाँ तो बहुत ज़्यादा लेंदी सवाल दे दिया पहले ही। 99 पे। देखिए 100 पे क्या है, 100 पे तो छोटा सवाल है। ब्योमकेश बख्शी कहानियाँ के लेखक कौन है? ये पहले भी आ चुका है अगेन, और आपने तो भाई टीवी में ज़रूर देखा होगा, अगर आप दूरदर्शन देखते थे शुरुआत में, तो एक ब्योमकेश बख्शी नाम का वो सीरियल भी आता था, ठीक है। शरदेंदु बंदोपाध्याय जो है, इन्होंने ये कहानियाँ लिखी थी, ठीक है। चलिए, अभी जो हमारा 99th रह गया है, इसको देख लेते हैं क्या है इसमें। इंग्लिश में दिखा दिया था ना आपको, कोई नहीं, एक और बार देख लो, बहुत टाइम है अपने पास। 8 व्यक्ति ABCDFGH एक सीधी रेखा में उत्तर दिशा के सम्मुख बैठे हैं, तो भाई 8 लोग हैं। ए के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं, तो ए बैठा है। इसके बाईं ओर 3 व्यक्ति हैं, तो 1, 2, 3, ठीक है, लेफ्ट साइड पे। बी ए के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे, तो ए के दाईं ओर से राइट साइड पे, तो 1, 2, तीसरे स्थान पे कौन है? बी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 8 लोग हैं टोटल, कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए, ठीक है। तो हो सकता है एक यहाँ बैठा हो, या हो सकता है एक यहाँ बैठा हो, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। बी और डी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो डी इधर तो आ नहीं सकता, तो डी इधर आएगा, तो 1, 2, 3, 4, तो डी यहाँ पे आ गया, ठीक है। एफ जी के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो एफ जो है, एफ जी के ठीक दाईं ओर बैठा है। एफ यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, ठीक है। सी पंक्ति के किसी अंतिम छोर पर नहीं है, ठीक है। ई एच के दाईं ओर से किसी एक स्थान पर बैठा है। ई एच के दाईं ओर से तो ये तो बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है क्वेश्चन कोई सी भी। ए के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ए के बाईं ओर केवल 3, इसको दोबारा से बनाते हैं यार, कुछ गलती तो नहीं हो गई। ए के बाईं ओर से तो 1, 2, 3, 3 व्यक्ति बैठे हैं। बी ए के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे, तो ए के दाईं ओर से 1, 2, तीसरे स्थान पे बी आ गया। बी और डी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो बी और डी के बीच पे 1, 2, 3, 4, तो डी यहाँ बैठेगा। अच्छा अच्छा, अभी हमने पीछे यहाँ पे बिठा दिया था ना डी को एक के बगल में, ठीक है। एफ जी के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो एफ जो है वो जी के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो भाई 2 स्थान एक जगह यही खाली है, तो एफ जो जी के ठीक दाईं ओर बैठा है, बिल्कुल सही है। सी पंक्ति के किसी अंतिम छोर पर नहीं बैठा, तो भाई सी ना तो यहाँ, अगर ये अंतिम छोर यहाँ पे है, तो ना यहाँ बैठा है और ना ही यहाँ बैठा है, ठीक है, ठीक है। ई एच के दाईं ओर किसी एक स्थान पर है, ई जो है वो एच के दाईं ओर किसी एक स्थान पर है। ई जो है वो एच के दाईं ओर, अगर एच यहाँ बैठा है तो ई यहाँ बैठ जाएगा। बट अब जो सी बचा, तो वो जो सी है वो अगर यहाँ पे, या तो यहाँ होगा एंड एंड वाली सीट पे, या यहाँ होगा, तो सी तो अंतिम छोर पे नहीं हो सकता। तो अगर एच यहाँ बैठा है हम, तो सी यहाँ आ जाएगा। तो एच को अगर यहाँ बैठा है तो सी यहाँ बैठा देते हैं, वो अंतिम छोर पे नहीं है। और इसने बोला ई जो है वो एच के दाईं ओर किसी स्थान पे है, तो ई जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, इसके दाईं ओर, एच के दाईं ओर आ गया ना ई यहाँ पे, ठीक है।
अब क्या बोला इसने, एच और ए के बीच में कितने लोग हैं, तो एच अगर यहाँ पे है, कहाँ पे, एच तो यहाँ पे है ना, इसके एच और ए के बीच में कितने लोग हो गए, 2 लोग हो गए, ठीक है। समझ पाए बात को। एच को हमने यहाँ इसलिए नहीं बिठाया क्योंकि सी इधर आ जाता फिर, और सी अंतिम छोर पे हो जाता, अंतिम छोर पे वो हो नहीं सकता। तो एच को यहाँ बैठा के सी को बीच में बैठा दिया, और इसने कहा ई जो है एच के दाईं और किसी भी एक स्थान पे हो सकता है। अगर एच यहाँ पे है तो ई जो है, ई इसके दाईं और यहाँ पे बैठेगा, लास्ट स्थान एक यही बचा है बस। तो इनके बीच में 2 व्यक्ति हैं, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस के गो थ्रू हो चुके हैं और 97 हम अटेम्प्ट कर चुके हैं। तो अब इसमें और ज़्यादा देखेंगे भी नहीं कि तुक्का मारना है या नहीं मारना। बाकी अम, आधे क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो ऑलरेडी पहले मॉक में आए हुए थे। एग्जाम में भी आपको वही चीज़ें देखने को मिलती है ना। आधे से ज़्यादा क्या, मेरे हिसाब से तो सारे ही पीवाई क्यू देखने को मिलते हैं, करंट अफेयर को छोड़ के, है ना। मोस्टली सारे पीवाई क्यू होते हैं। तो भाई 97 अटेम्प्ट कर लिए। बाकी पेपर अच्छा था, कुछ नए सवाल देखने को मिले आज, है ना। नए सवाल भी देखने को मिले, और पिछले मॉक के तो थे ही थे। बाकी इसको सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या रहता है। आई थिंक गलत तो शायद ना ही हो एक भी क्वेश्चन, तो शायद आज हम 95 97 कर ले। ओके, आज भी 2 क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं, बट फिर भी स्कोर, मतलब अब ये वाला जो स्कोर है ना, ये इतना खुश होने वाला नहीं है। जो बच्चे जानते हैं, जो सीरियस है ना, कुछ लोग तो केवल स्कोर देखेंगे आके और बेफिजूल के कमेंट कर देंगे। बट जो बच्चे सीरियस हैं वो जानते हैं कि इस पेपर में आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस तो वही हैं, रिपीटेड ही है ना। और बाकी सारे क्वेश्चंस आसान हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नया क्वेश्चन नहीं था। इवन करंट अफेयर के भी वो क्वेश्चंस थे जो पहले किसी मॉक में आ चुके हैं, है ना। और मैंने आपको बताया भी, एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमने स्किप किए, वो भी किसी पीछे मॉक में आए हुए थे। 3 क्वेश्चन स्किप किए हैं, तो एक साइंस का क्वेश्चन था और एक शायद वो था, एक क्वेश्चन और था ना, पेटीएम वाला था, जो पेटीएम में किसने इस्तीफा दिया, सेम क्वेश्चन वो पहले किसी मॉक में आया हुआ है। बट मैंने तब उसको देखा नहीं क्योंकि स्किप कर दिया था, तो नहीं देखा। अगर वो भी देखा होता तो 2-3 क्वेश्चन जो स्किप किए हैं वो भी शायद हो जाते, तो 97 98 हो जाते, है ना। तो जब ऑलरेडी आए हुए क्वेश्चन आते हैं तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। केवल इसमें इतना खुश हो सकते हो आप कि हाँ, आपने मॉक टेस्ट का एनालिसिस अच्छे से किया है, जिससे कि आपको जो पिछले क्वेश्चन है ना, वो याद है अभी तक, है ना। और ये चीज़ तो आपको करनी है, मॉक टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस करना होता है, नोट्स बनाने होते हैं, है ना। जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं वो लिखने हैं, जो क्वेश्चन स्किप किए हैं वो लिखने हैं, इवन जो तुक्के सही चले गए उनको भी लिखना होता है। तो ये चीज़ आपको करनी होती है। तो इसमें खुश होने वाली इतनी सी बात हो सकती है कि आपने वो क्वेश्चंस गलत नहीं किए जो पहले ऑलरेडी मॉक में आए हुए थे, ठीक है। बाकी उस स्कोर से भी, मतलब कोई नया पेपर होता, मतलब नए नए क्वेश्चंस होते हो, अगर उसमें आपके 80 से 85 के बीच में आते तो वो ठीक रहता है स्कोर, अच्छा। बट यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चंस ही थे, तो उतना भी मतलब खुश होने वाली बात नहीं है। इसमें इतना स्कोर आ गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगेन मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूँ कि आप मेरे जो ये सॉल्यूशंस है इनको तो आप केवल सॉल्यूशन की तरह देखें, है ना। मेरे तो यहाँ पे आप स्कोर देखें ना, स्कोर के लिए ना देखना है, स्कोर देखने के लिए ना है, यहाँ पे सॉल्यूशंस देखें और अप्रोच देखें कि आप किस क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कर रहे थे और हमने कैसे सॉल्व किया। आपकी और हमारी अप्रोच में जोन सी आपको अच्छे लगे, मतलब आपको लगे कि यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ सीखने को मिली, तो वो सीखिए। स्कोर मत देखिए, स्कोर से ना तो आपको कोई फ़ायदा ना मेरा कोई फ़ायदा चमका के, ठीक है। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन देखिए, इस मॉक टेस्ट का एज अ सॉल्यूशन इस वीडियो को देखिए, ठीक है। तो ये था आज का मॉक टेस्ट। अच्छा, कुछ कुछ क्वेश्चंस नए थे, कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे, और बाकी काफ़ी सारे रिपीटेड क्वेश्चंस थे। तो अच्छा था, मोर और लेस, मतलब सेम, ठीक था, अच्छा पेपर था, अच्छा लेवल था। तो भाई आई होप कि आपने भी मॉक टेस्ट लगाया होगा। तो अब जो क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं और जो हमने स्किप किए हैं, जैसे ही इनका डिटेल रिजल्ट आएगा, जो कि आज ही आ जाएगा शाम को, रात को 9:30 बजे, तो जैसे इसका रिजल्ट आ जाएगा तो मैं इसके कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा उन क्वेश्चंस के आंसर जो हमने गलत किए हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर जो हमने स्किप किए हैं, ठीक है। तो उन सभी को मैं आपके कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का मॉक टेस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।